कौन सा चैप्टर को रिवाइज करना है? सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। चैप्टर 6 सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। लगभग सीए फाइनल का एग्ज़ाम में जो थ्योरी तो कंपलसरी ही रहता है, करना ही पड़ेगा। और इसमें ये चैप्टर का वेटेज जो है 4 से 5 नंबर का वेटेज रहेगा। अब समझ लीजिए 4 से 5 नंबर लगभग आ जाएगा ये चैप्टर करने से। 4 to 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, मैंने ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। 4 से 5 नंबर का 60 से 70% प्रोबेबिलिटी है। लगभग एक क्वेश्चन जो है सिक्योरिटाइजेशन प्योर थ्योरी चैप्टर है, और 4 से 5 नंबर लगभग पूछता ही है। 60 से 70% चांस रख लीजिए, 3 बार में 1 बार धर लीजिए, नहीं आता होगा तो नहीं आता होगा, ठीक है। तो 4 से 5 नंबर के लिए बहुत कम आपको टाइम लगाना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कितना? 4-5 छोटो क्वेश्चन होगा थ्योरी का, बस बात खत्म। 5 से 6 थ्योरी का क्वेश्चन कीजिए, लगभग 4-5 नंबर आपको सीए फाइनल में आना ही आना है। 60 से 70% चांस इसका एक क्वेश्चन थ्योरी वाला रहेगा ही रहेगा, सबको ही पता है, आपको भी पता होगा, ठीक है। तो सिक्योरिटाइजेशन इसमें क्या है समझिए। जो सबसे हमको लग रहा है जो सिक्योरिटाइजेशन क्यों आया, क्या है ये सिक्योरिटाइजेशन क्यों आया, और इसका एक बार प्रोसेस समझ लीजिए, समझ गए तो 60 से 70% चैप्टर आपका हो गया, ठीक है। 60 से 70% चैप्टर खाली इसी बात में ख़त्म हो जाएगा, जो सिक्योरिटाइजेशन क्यों आया, इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो शुरू का आधा घंटा उसी में हम लोग लेंगे, उसके बाद आधा घंटा रफली 1 आवर लगेगा, 1 आवर में इसको हम लोग पूरा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो कौन सा चैप्टर बोले? सिक्योरिटाइजेशन, चैप्टर 6 आईसीआई का मॉड्यूल से देख लेते हैं एक बार इसमें क्या क्या है, फिर हम लोग चलते हैं। पहले तो ये इतना टॉपिक इसमें देखना है। देखिए कि अब पहले तो इंट्रोडक्शन बोला, जो सिक्योरिटाइजेशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट और डिफिनीशन दोनों एक ही बात है, इंट्रोडक्शन ही आप बोल सकते हैं। जो सिक्योरिटाइजेशन क्या है, उसके बाद इसका बेनिफिट्स के बारे में बात किया, उसके बाद पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात किया। पार्टिसिपेंट्स माने इस ये जो प्रोसेस होता है सिक्योरिटाइजेशन का, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, बस बात खत्म। बेनिफिट्स का मतलब समझ में आता है, जो सिक्योरिटाइजेशन से क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होगा सिक्योरिटाइजेशन में, बेनिफिट्स क्या है, मैकेनिज्म माने प्रोसेस समझ लीजिए आप। मैकेनिज्म का माने प्रोसेस, कैसे होता है पूरा सिक्योरिटाइजेशन, जो एक प्रोसेस है। जैसे आप सीए करते हैं तो कहीं से स्टार्ट होगा, कैसे कहीं पे कंप्लीट होगा, वो पूरा एक प्रोसेस है। वही मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन का माने प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, माने क्या क्या दिक्कत आता है ये सिक्योरिटाइजेशन में, क्या दिक्कत है सिक्योरिटाइजेशन का, सब चीज़ का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम्स के बारे में बात की, ये प्रोसेस, उसके बाद मैकेनिज्म बोला जाता है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट आते हैं इस पे, ठीक है। 5 मिनट बाद कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें इशू होता है, जब सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस होता है तो कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू होता है, बस बात खत्म, ठीक है। तो आसान है। उसके बाद प्राइसिंग, प्राइसिंग माने आप लोग तो बॉन्ड वैल्यूएशन, सिक्योरिटीज वैल्यूएशन किए हैं, वैसे ही सिक्योरिटाइजेशन में जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका प्राइसिंग के बारे में बात करना है, ठीक है। और इंडिया में सिक्योरिटाइजेशन का क्या स्थिति है, कैसे क्या है, कब आया, कैसे कैसे काम होता है, वो चीज़ के बारे में। तो कुल मिला के इसमें 5 से 6 क्वेश्चन थ्योरी का बनता है, 5 से 6 थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, और बस उसमें से ही आपका एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना है, सिक्योरिटाइजेशन क्या है, ये क्यों आया, इसका ज़रूरत क्या था। तो इंट्रोडक्शन और नीड वाला है, ठीक है। तो आइए यहाँ से नहीं, पहले हम लोग वैसे बात करते, मैं नोट्स लिख के रखा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बात करते हैं, फिर आते हैं वहाँ से रीड कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो सिक्योरिटाइजेशन, मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई फर्म है, ठीक है। उसके वो क्या करता है, उसका बिजनेस ही है, मान लीजिए लैंड करने का, पैसा देने का, मनी लैंड करने का, ठीक है। जैसे मान लीजिए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
ठीक है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है? ये सब तो भैया पैसा ही लैंड करता है, ठीक है, लेता भी है देता भी है, ठीक है। आप बैंक समझ लीजिए रफली। तो कोई बैंक है, मान लीजिए वो पैसा दिया, ठीक है, तो बैंक पैसा दे रहा है, तो कभी न कभी बैंक का भी पैसा खत्म होगा, ठीक है। यही चीज बोला, कोई कंपनी है, फर्म है, आप मन मान के चलिए, समझ के चलिए, जो कोई बैंक है, धर लीजिए एसबीआई है, ठीक है। तो एसबीआई लैंड कर रहा है मनी, या उसका सेल बोल लीजिए, तो उसके पास में बहुत सारा लोन्स एंड एडवांसेस होगा उसका बैलेंस शीट में, ठीक है। अब समझिए, इसके पास में बहुत सारा लोन्स और एडवांसेस होगा, तो डेटर्स हो गया, किसी को पैसा दिया हुआ है, पैसा पाता है, ठीक है, तो ह्यूज रिसीवेबल है इसका बैलेंस शीट में, और इसी को पैसा का दरकार आ गया। मतलब जो पैसा लोगों को देता है, जो पैसा लोगों को देता है उसी को पैसे का दरकार आ गया, लिक्विडिटी का क्रंच आ गया। तो क्या करेगा? दो चीज हो सकता है, एक तो ये बोरो कर ले, यानी कि बैंक क्या कर ले, बोरो कर ले, ठीक है। तो बोरो करने में दिक्कत है। एक ऑप्शन क्या है, हम क्या बोले, फिर से 1 मिनट में इसको समराइज कर देते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी फर्म है, वो मनी लैंड करता है, ठीक है। तो मनी लैंड कर रहा है, तो उसका कभी ना कभी पैसा मान लीजिए खत्म हो गया, ठीक है, या बहुत कम हो गया है पैसा। अब उसको, उसके पास में और कोई लोन मांगने के लिए आएगा, तो उसके पास में तो पैसा ही नहीं है, ठीक है। तो ह्यूज रिसीवेबल्स है, लोन्स एंड एडवांसेस इसका बैलेंस शीट में एसेट्स बोल करके पड़ा हुआ है, जो ये लोन बांट करके रखा हुआ है। लेकिन इसके पास में अब पैसा नहीं है, लिक्विडिटी का क्या हो गया है, क्रंच हो गया है, ठीक है। लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ गया, लिक्विड कैश नहीं है, ठीक है, कैश फॉर्म में लिक्विड एसेट्स नहीं है। तो अब ये क्या करेगा? अब कोई लोन मांगने आया तो दे ही नहीं पाएगा। तो दो ऑप्शन है इसके पास मेनली। हम पूरा ही बात करते हैं, एक बार इसको देख लेते, फिर और डिटेल में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि बेस अगर समझ में आ गई इस चैप्टर में जानी नहीं, एक बार प्रोसेस समझ गए पूरा और जड़ समझ गए, तो इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको पता ही है, ठीक है, मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता है, तो उतना कुछ है ही नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या है, लिक्विडिटी है, इसका प्रॉब्लम आया तो बैंक क्या करे, या कंपनी या फर्म जो है ऐसा, वो बोरो कर ले। लेकिन बोरो करने में क्या दिक्कत है? बोरो करने में दिक्कत ये है, जब भी आप बोरो कीजिएगा आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो खराब होगा, इम्पेयर्ड होगा, ठीक है क्या। तो हो सकता है जो आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो जो इम्पेयर्ड होगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं हो स्टेक होल्डर को, स्टेक होल्डर जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है कंपनी में या बैंक में, ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, माने आप ऐसा नहीं कर सकते, डेब्ट इक्विटी रेशियो खराब होगा तो दिक्कत है, ठीक है। इससे क्या दिक्कत होगा? फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा। आप लोग तो लिवरेज पढ़े होंगे ना सीए इंटर में, तो फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, बाद में जो ये बोरो करेगा उसको ये अफेक्ट कर देगा। मैं क्या क्या बोला ध्यान से समझिए, ठीक है। अगर लिक्विडिटी क्रंच आ गया ऐसा फर्म को, कंपनी को या बैंक को, ठीक है, लिक्विडिटी क्रंच आया तो एक रास्ता इसके पास में क्या है, भैया बोरो कर लो, ठीक है क्या, दुनिया चलता है, बोरो करो, तुम ही दूसरा को लोन देते हो, तुमको भी बोरो का दरकार है, कर लो। लेकिन बोरो करने से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है डेब्ट इक्विटी रेशियो खराब होगा, खराब होगा माने वो, उससे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा, ठीक है क्या। फिक्स्ड कंपोनेंट जो होता है इंटरेस्ट के ई में, जितना आपका इंटरेस्ट का फिक्स्ड खर्चा बढ़ेगा उससे आपका क्या होगा, ठीक है, उससे आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा। और फाइनेंशियल रिस्क अगर बढ़ेगा भैया, तो फ्यूचर में जब आप बोरो कीजिएगा ना, तो उसको वो अफेक्ट करेगा। जब आप उसके बाद में फिर लोन लेने जाइएगा तो वो चीज़ आपको अफेक्ट करेगा। तो ये एक चीज़ हो गया। और ऐसा भी हो सकता है, ये तो एक बात हो गई जो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा, फ्यूचर का बोरोइंग को अफेक्ट करेगा। दूसरा बात क्या हो सकता है, जो भी स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर माने इंटरेस्टेड पार्टी जो भी है कंपनी में, शेयर होल्डर नहीं बोल रहा हूँ, स्टेक होल्डर वाइडर टर्म में, तो ये क्या होगा, ये हो सकता है पसंद ना आए, उसको एक्सेप्ट ना करे स्टेक होल्डर, ठीक है। तो दो बात बोले, पहला बात बोले बोरो कर ले बस, लेकिन बोरो करने में दिक्कत क्या, डेब्ट इक्विटी रेशियो खराब होगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो अगर खराब होगा तो क्या होगा, या तो स्टेक होल्डर को एक्सेप्टेबल ना हो, वो भी हो सकता है, साथ ही साथ फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा जो फ्यूचर का बोरोइंग को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो दूसरा रास्ता क्या है,
ठीक है। दूसरा रास्ता है सिक्योरिटाइजेशन का, हम इस पे आते हैं थोड़ा बाद में, इसको और समझने का कोशिश करते हैं। बैलेंस शीट पे आ जाते हैं, ठीक है। समझिए क्या बोला, ध्यान से समझिएगा, 5-10 मिनट और लेते हैं, इसको समझाने का कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए एसबीआई का बैलेंस शीट दिया हुआ है, टी शेप में ही बात करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे इक्विटी है, यहाँ पे डेट है, ठीक है, और इधर एसेट्स है, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी एक ऐसा मान लेते हैं, ये मान लीजिए 300 है, जो भी एलेक्स करो उतना मुद्दा का बात नहीं है, और ये 200 है, और ये सन्ड्री एसेट्स 500। इतना बात समझ में आता है, बैलेंस शीट है। तो अगर मान लीजिए बहुत सारा एसेट्स है, इसमें फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, मैं उस सब पे कुछ जा नहीं रहा, ठीक है। अब इसको समझने का खाली कोशिश कीजिए, जो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, 2 मिनट लूंगा, आपको बात समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कैश एंड बैंक में जो बैलेंस था वो कम हो गया, बहुत कम हो गया, बैंक के पास में एसबीआई का बैलेंस शीट है, ठीक है। अब एसबीआई के पास में कैश है नहीं, अब अगर कोई यहाँ पे लोन्स और एडवांसेस लेने आएगा, लोन्स एंड एडवांसेस इसके लिए क्या है, एसेट्स है, ठीक है। तो ये जितना दे के रखा है वो तो दे के रखा है, समझिए बात को। अब इसके पास में कोई लोन लेने आएगा तो क्या होगा, लोन लेने आएगा तो दिक्कत होगा, क्योंकि पैसा तो है नहीं, देगा कहाँ से। तो 2 ऑप्शन है, ठीक है। 2 ऑप्शन क्या है, इधर आप लोग तो समझते हैं इधर सोर्सेस ऑफ फंड होता है, मैं थोड़ा जान से ही यहाँ पे टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है। इधर सोर्सेस ऑफ फंड होता है और इधर अप्लीकेशन होता है, अगर आप समझ पा रहे, अप्लीकेशन होता है। इधर सोर्सेस, इधर से पैसा आता है लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड में आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं सोर्सेस को। तो इधर से पैसा आएगा, इधर देंगे, यानी कि अगर बैंक का तो काम ही है पैसा देना, तो पैसा देगा तो पैसा आएगा तब तो, और पैसा खत्म हो चुका है, एसेट्स में है नहीं। तो या तो वो एक है डेब्ट इशू कर ले, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हम अभी क्या बोल रहे हैं, उधर बोला 2 ऑप्शन है आपके पास, ध्यान से समझिए। मैं बोला या तो आप बोरो कर लीजिए, और बोरो करने में दिक्कत आएगा तो सिक्योरिटाइजेशन में जाइए। मैं लेफ्ट हैंड साइड में बोरो में ही 2 बात करूंगा अभी, ठीक है। ध्यान से समझिए, आपको बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बोला सोर्सेस इधर है, आप क्या कर लीजिए, बोरो जो है वो और कर लीजिए। बोरो जब ये और कीजिएगा, आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो खराब हो जाएगा। अभी आपका हालांकि रेशियो ठीक से माने जो भी है, आपका डेप्ट बटा इक्विटी जो है, जो परसेंटेज है या जो रेशियो है, आप जो भी बोलना है बोल लीजिए, वो आपका इम्पेयर्ड होगा, खराब होगा। इससे होगा क्या, आप जब फ्यूचर में फिर बोरो करने जाइएगा तो आपको ज़्यादा रेट पे लोन मिलेगा। मान लीजिए अभी आपको 5% पे बोरोइंग मिल जाएगा, अभी आप बोरो कीजिएगा, अभी बोरो कीजिएगा तो क्या होगा, अभी बोरो कीजिएगा आपको 5% पे मिलेगा, तो आप लोन ले लिए, मान लीजिए 100 का और लोन ले लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 300, इधर भी पैसा आ जाएगा 100, अब समझिए ये 600, ये 600। अब बोलिएगा ठीक है, लेकिन ये जो था पहले जो डेप्ट इक्विटी रेशियो था, अभी जो डेप्ट इक्विटी रेशियो होगा वो खराब हो जाएगा। डेप्ट का प्रोपोर्शन जितना कम हो, पहले 3 था अगर इक्विटी तो 2 डेप्ट था, अगर आपको दिख रहा था तो। अब क्या हो गया, 1:1 हो गया, 3 है तो ये भी 3 है। तो ये रेशियो जो इम्पेयर्ड हुआ, इससे क्या होगा, अभी तो आपको मान लीजिए सब चीज़ सेम रहा, अगर अभी आपको 5% पे मिल रहे हैं, लेकिन आगे जब आप बोरो करने जाइएगा फ्यूचर में, अभी तो आपको 3:2 दिख रहा था, 3 इक्विटी है तो 2 डेट है, लेकिन बाद में इससे खराब हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, 3:3 हो जाएगा। इससे होना क्या है, ये जो अभी आपको 5% पे मान लीजिए बोरो आप कर रहे हैं, फ्यूचर में जब आप बोरोइंग करने जाइएगा तो मान लीजिए 5.5 या 6% पे बोरोइंग हो जाएगा, आपको कोई इतना परसेंट पे देगा बोरो, माने पैसा देगा उधार। तो ये चीज हो गया। बोलिएगा रास्ता क्या है, दूसरा दूसरा रास्ता है ना, पहला रास्ता आपके पास में क्या था, आप अगर इतना बात समझे हैं, पहला रास्ता था आपके पास डेप्ट इशू कर लीजिए, भैया पैसा तो इधर से ही आना है। अगर आपको सोर्सेस क्या होता है,
अभी तक हम लोग जो पढ़े वो क्या है, सोर्सेस ऑफ फंड है, इधर लेफ्ट हैंड साइड का बैलेंस शीट से क्या आना है, पैसा आना है। तो आप बोले पैसा, एक ऑप्शन है डेप्ट इशू कर लो, ये ज़्यादा आसान होता है, बैंक तो कर्जा लेके ही काम करता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। लेकिन बोरोइंग से तो प्रॉब्लम हम बता दिए, डेप्ट इक्विटी रेशियो खराब होगा, फ्यूचर का बोरोइंग ये होगा, फाइनेंशियल जो ये है क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में। दूसरा क्या आपके पास में ऑप्शन है, इस बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, बहुत आदमी का, बहुत स्टूडेंट को के मन में आएगा, अरे सर आप तो डेप्ट बोले जा रहे हो, इक्विटी इशू कर लो। भैया इतना आसान नहीं होता है इक्विटी इशू करना, ठीक है। सबसे पहले बात तो जब कंपनी नया होता है तो आईपीओ लेके आता है, ठीक है। तो आईपीओ वाला बात हो गया, वो होगा नहीं। बाद में क्या होगा, आप एफपीओ लेके आइए, फर्दर पब्लिक ऑफर लेके आ जाइए। लेकिन ये इतना आसान डिसीजन नहीं है, जब आपका मन हो गया आप लेके आ जाइएगा, एफपीओ होता नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा, एफपीओ लेके आइएगा तो आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो खराब नहीं होगा, क्योंकि इक्विटी वाला पार्ट बढ़ेगा, ठीक है। इक्विटी शेयर इशू करेगा बैंक, तो क्या होगा, डेप्ट इक्विटी रेशियो इम्पेयर नहीं होगा। हालांकि आईसीआई इसके बारे में चर्चा ही नहीं किया आपका बुक में, ठीक है। जो ये रास्ता सीधा बोला डेप्ट, क्योंकि यही होता ही है, फर्दर माने इक्विटी शेयर इशू करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो एफपीओ लाना इतना आसान नहीं है, इतना इजी नहीं होता। हालांकि इससे डेप्ट इक्विटी रेशियो इम्पेयर नहीं होगा, ठीक ही होगा। लेकिन फिर भी अब जब इशू कीजिएगा, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज है, बहुत सारा दिक्कत है, लेकिन लोन में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दो ऑप्शन हम बोले, आपका सोर्सेस जो है, पैसा जो आता है डेप्ट से, तो डेप्ट में तो प्रॉब्लम, डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा, खराब होगा, रिस्क बढ़ जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क। और बाद में रिस्क बढ़ने से क्या होगा, आपको लोन महंगा रेट पे मिलेगा, ज़्यादा रेट पे मिलेगा। तो ये रास्ता आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक नहीं लगा। दूसरा बोले इक्विटी, ये इतना आसान है नहीं, तो आप कीजिएगा क्या, ठीक है। यही बात समझने का, ये बात अगर आप समझ गए, आप न्यू रख दिए सिक्योरिटाइजेशन समझने के लिए, ठीक है। मैं क्या बोला, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चीज़ तो आसान है, चीज आसान है, जिससे नया रास्ता, कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, वही समझना है हम लोग को अभी, ठीक है। तो बीच का रास्ता क्या होगा, बीच का रास्ता क्या होगा, देखते हैं क्या होगा बीच का रास्ता, ठीक है। बीच का रास्ता क्या होगा, ये जो बैंक है, बैंक का जो है लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। पहले वाला जो अगर बात करें, तो बैंक का बैलेंस शीट में लोन्स और एडवांसेस है। लेकिन ये क्या है, इससे तो धीरे धीरे जो लोन लिया है, बैंक से जो भी लोन लिया है, वो धीरे धीरे जनरली ईएमआई के फॉर्म में क्या देगा, पैसा वापस करेगा। तो धीरे धीरे आएगा ना पैसा, और बैंक को तो ज़्यादा पैसा चाहिए एक बार में। तो ये बैंक के लिए लिक्विड एसेट्स नहीं है, एसेट्स तो है, लोन से एडवांसेस से पैसा आते रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा। कोई अगर लोन लेता है, मान लीजिए ऑटो मोबाइल का लोन लेता है, होम लोन लेता है, कोई भी लोन लेता है, बैंक के लिए जितना भी प्रोडक्ट्स होता है लोन वाला, तो जितना भी लोन वाला प्रोडक्ट है बैंक के लिए, बात समझने का खाली कोशिश कीजिए, पूरा बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैं क्या बोल रहा था, लोन वाला, ये जितना भी, ये इसके लिए एसेट्स है, इससे पैसा आएगा। क्योंकि कोई लोन लिया, आप 10 साल 20 साल 5 साल का कोई लोन लिया, तो पैसा सधाएगा, लेकिन जनरली ईएमआई के फॉर्म में सधाएगा। तो अगर ईएमआई के फॉर्म में सधाएगा तो उससे होगा क्या, धीरे धीरे पैसा आएगा। और धीरे धीरे अगर पैसा आएगा तो दिक्कत होता है कि नहीं होता है, हाँ दिक्कत होगा। बैंक के को तो ज़्यादा पैसा का दरकार है। आप इसको छोड़िए, मैं 2 मिनट आपको अलग जगह पे लेके चल रहा हूँ, 2 मिनट और दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई बूढ़ा आदमी है, ठीक है, क्या वो रिटायर हो गया, वो बूढ़ा आदमी रिटायर हो गया है, उसको क्या मिल रहा होगा, उसको मिल रहा होगा पेंशन। अब पेंशन मिल रहा है, मान लीजिए उसके पास में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ गया, वो बूढ़ा आदमी रिटायर हो गया है, पेंशन मिल रहा है उसको, और उसको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ गया। लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ गया माने क्या, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ गया, पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी है पैसा नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, उसके पास में क्या क्या, कहीं से कर्जा ले ले, एक ये ऑप्शन है, यही ऑप्शन होगा ना, जो कहीं से किसी से कर्जा ले ले और धीरे धीरे सधाए। या वो क्या कर सकता है, आप लोग पढ़े होंगे,
कम्यूट करवा सकते हैं, पेंशन को क्या करवा सकते हैं, कम्यूट करवा सकते हैं। आप लोग सुने होंगे देसी वर्ड में बोलते हैं पेंशन को भजा लिया, मैंने सीधा सिंपली उसको प्रेजेंट वैल्यू में, मान लीजिए इस बूढ़ा आदमी को 25,000 करके क्या मिल रहा है, मंथली पेंशन मिल रहा है, तो इसमें से मान लीजिए 15,000 करके तो रख लिया वो, जो हमको भैया इतना रुपया तो चाहिए जिंदगी गुजारा करने के लिए, 10,000 रुपया करके जो मंथली उसको पेंशन मिलता, इसका लाइफ को एस्टिमेट करके क्या कर दिया जाता है, ठीक है, बेच लेता है रफली, अगर लेमन क्या लैंग्वेज में बोलिए तो 10,000 करके जो उसका पेंशन मंथली होगा उसको बेच लेगा, उसका लाइफ एस्टिमेट करके प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके उसको उतना पैसा लोन मैंने उतना पैसा मिल जाएगा। बात समझ में आ गया, ये चीज होता है। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है। अभी जो हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे हम लोग कब पता ही नहीं चलेगा आपको, सिक्योरिटाइजेशन में चले जाएंगे। अभी तो हम ये बता रहे हैं जो प्रॉब्लम क्या बैंक के पास, बैंक के पास में प्रॉब्लम है पैसा उठाने में, उधारी ले नहीं सकता है, डेब्ट के थ्रू ले नहीं सकता है, प्रॉब्लम है, और इक्विटी में दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। तो ये इसके पास में एक दूसरा रास्ता क्या है, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, उससे और ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझिए दूसरा बात क्या है, ये तो बूढ़ा आदमी का बात बोला, ठीक है। आप ऐसा किए होंगे बहुत टाइम में, जो अगर आपको किसी से, जुगाड़ से ही दुनिया चलता है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको किसी से पैसा मिलना है, ठीक है, वो धीरे धीरे पैसा दे रहा है आपको, बहुत आदमी के पास में आपका पैसा है और वो आपको धीरे धीरे पैसा दे रहा है, ठीक है। तो अब तो आप यहाँ पे हैं, ठीक है, अब आपको धीरे धीरे पैसा आ रहा है, आपको ज़्यादा पैसा का दरकार आ गया, आप क्या कीजिएगा, आपके पास में तो दिक्कत है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको दिमाग लगाइए, मान लीजिए यहाँ पे एक ही है, समझने के लिए लीजिए, यहाँ पे कोई एक आदमी है जिसको आप पैसा दे के रखे, ठीक है। ये आदमी क्या कर रहा है, ये आदमी आपको धीरे धीरे पैसा दे रहा है, आपको पैसा का दरकार हो गया, आप क्या कीजिएगा, आप बोलिएगा भाई पैसा दे, ये बोल रहा है मेरे को पैसा नहीं है, मेरे पास में पैसा नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, दूसरा बात समझिए, इसको कहीं से लोन दिलवा दीजिए, ये अब उसको धीरे धीरे पैसा देगा। मान लीजिए कोई वहीं मैंने आपका एग्जाम्पल में किसी से लोन दिलवा दीजिए, वो कहीं से भी हो, उसको एक मुश्त पैसा आ जाएगा, वो आप ले लीजिए, वो आप उसको धीरे धीरे देगा, यही चीज होगा ना। ये चीज अगर आपको बात समझ में आ रहा है तो पूरा आसान है। मैं एक बात बोला, ये बूढ़ा आदमी वाला, ठीक है, जो पेंशन वाला क्या करेगा, पेंशन वाला बोला ना डिस्काउंट कर लेगा, अभी आपको लगेगा जो क्या क्या एग्जांपल बोल रहे सब चीज कनेक्ट हो जाएगा 10 मिनट के अंदर में, ठीक है। फिर मैं बोला जो किसी दोस्त वोस्त को दिए हैं वो धीरे धीरे आपको पैसा दे रहा है, आपको पैसा का जरूरत आ गया, आप क्या किए हैं, आप हैं मिस्टर जे, आप क्या किए हैं, पैसा दिए कोई फ्रेंड को, ठीक है। तो वो धीरे धीरे पैसा दे रहा था, आपको पैसा का दरकार हो गया, बोले तो बोला भैया इतना तो नहीं है जी, धीरे धीरे दे रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, कहीं से उसको लोन अरेंज करवा दीजिए, अब वो उसको धीरे धीरे देगा, आप उससे पूरा पैसा ले लीजिए, ठीक है। एक ये हो गया, और एक समझिए, ये चीज इतना क्यों बोल रहा हूँ, आपके मन में ये आएगा जो इतना क्यों कर रहे हैं। अगर आपको चीज बेसिक समझ में आ गया, बाद बाकी का प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, मेन है बेसिक समझना, और बेसिक एक बार अगर आप समझ लिए तो कुछ दिक्कत नहीं आएगा, सब चीज आप अपने लिख सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा केस क्या हो सकता है, आप टाटा मोटर्स का नाम सुने होंगे, ठीक है, सब सुना होगा। टाटा मोटर्स क्या करता है, जैसे मान लीजिए इसके पास में कार आपको लेना है, तो कार लेने के लिए आप पहुंचे, आपको फाइनेंस करवाना है, ठीक है, आपको कार क्या करवाना है, फाइनेंस करवाना है। समझिएगा, मैं सबको कनेक्ट कर दूंगा, थोड़ा देर में सबको कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप टाटा मोटर गए, टाटा मोटर में आपको कार लेना है, फाइनेंस करना है। देखो फाइनेंस तो दूसरा बैंक से भी होगा, बहुत सारा फाइनेंस वाला अवेलेबल है, ठीक है, ध्यान से समझिए मैं जो बोलने का कोशिश कर रहा हूं। आप कहाँ पे गए, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स में आप क्या किए, ध्यान से समझिए, आपको बात समझ में आएगा, ठीक है। बोले भैया मेरे को कार लेना है, और कार अगर आपको लेना है, तेरी का आपको कार लेना है, कैश में नहीं लेना है, पूरा कैश में खरीदना नहीं है, फाइनेंस करवाना है, तो आप दूसरा बैंक या दूसरा जगह से फाइनेंस करवा सकते हैं।
मान लीजिए टाटा मोटर्स के पास में पैसा है, वो आपको देना चाहता है लोन, लेकिन फिर भी वो आपको लोन नहीं देगा, टाटा मोटर्स आपको लोन नहीं देगा। वो आपको वो भी तो दे सकता है उधारी में, आप उसी को ईएमआई दे दीजिए, बैंक को कोई ना दे करके या कोई फाइनेंस कंपनी को ना दे करके आप क्या कीजिए, टाटा मोटर्स को ही क्या करते रहिए, ईएमआई देते रहिए, लेकिन फिर भी वो नहीं करेगा। ये हम क्यों बोल रहे हैं, सबको हम धीरे धीरे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। आप टाटा मोटर्स गए, वो आपको दे सकता है, आप उस बैंक के जगह पे आप उसी को क्या कीजिए, ईएमआई दीजिए, लेकिन वो आपको देगा नहीं। अब बात समझ रहे हैं क्या? तो वो लोग क्या करता है समझिए, ये टाटा का जो है ना, अब मान लीजिए उसके पास पैसा भी है, बैंक का चक्कर में भी नहीं जाना चाहते, दूसरा बैंक फाइनेंस कंपनी का चक्कर में भी नहीं जाना चाहता है, लेकिन वो फिर भी टाटा मोटर्स जो एंटिटी है वो आपको लोन नहीं देगा। ये लोग क्या करता है, जैसे टाटा का फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है, टाटा फाइनेंस से आपको क्या करवा देगा, यानी कि लोन अरेंज करवा दिया, कोई दूसरा बैंक के पास नहीं गया, दूसरा फाइनेंस कंपनी के पास नहीं गया, इसी ग्रुप का जो टाटा फाइनेंस वाला है, ठीक है, इससे आपको क्या करवा देगा, यानी कि टाटा ग्रुप वाला से ही करवा दिया। तो आप बोलिएगा यही दे देता तो क्या होता, समझिए इसका बिजनेस कुछ और है, इसका बिजनेस, टाटा मोटर्स का बिजनेस क्या है, कुछ और है। ये अपना जो टाटा मोटर्स का जो ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस है, गोल है, उस पे फोकस करेगा, ना कि ये फाइनेंसिंग का काम में करेगा। बोलिएगा तब तो टाटा ग्रुप से ही करवा रहा है, तो टाटा ये तो सेपरेट एंटिटी हो गया ना, ये तो सेपरेट एंटिटी हो गया ना, इसका ऐसा अगर ये अपने करेगा, करेगा ही नहीं, और करेगा तो इसका बिजनेस पे फोकस रहेगा क्या? वैसे ही टाटा का बहुत खराब स्थिति था, कुछ साल, एक दो तीन चार साल पहले तक मारुति सुजुकी सब अभी भी लीड कर रहा है, तब और ज़्यादा लीड करता था टाटा का। हालांकि बहुत सारा गाड़ी आता है, मैं फोर व्हीलर्स जो मैंने लोग चढ़ने के लिए लेता है, कमर्शियल व्हीकल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो टाटा मोटर्स बहुत स्ट्रगल कर रहा था, पीछे था, तो और ये सब ले लेगा तो और पीछे चला जाता, नहीं करेगा। ये दूसरा ट्रस्ट या दूसरा अपना ग्रुप का ही ऐसे क्या करवा दिया, फाइनेंस करवा दिया। ये क्यों मैं बोला उसको समझिए, ठीक है। अभी 2 मिनट में सबको, मैं जब इसका क्वेश्चंस में आऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये एग्जाम्पल क्यों था, ये एग्जाम्पल क्यों था, ठीक है। तो ये टाटा मोटर्स वाला क्या किया, कार, दूसरा से एसबीआई बैंक, कोई भी बैंक से आपको नहीं फाइनेंस करने के लिए बोला, बोला हम ही लोग कर देंगे, लेकिन टाटा फाइनेंस से करवा दिया, ठीक है। तो ये अपने क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका फोकस हट जाता, अपना बिजनेस पे ये लोग फोकस नहीं कर पाता। अब टाटा फाइनेंस जो है इन लोग का, वो तो अपने ही, उसका काम ही है फाइनेंस करना, तो वो क्या कर पाएगा, वो इसको ठीक से देखेगा ना, उसका ही एरिया ही है। आप समझिए, मैं इतना एग्जाम्पल बोला, अब धीरे धीरे सिक्योरिटाइजेशन में आइए, ठीक है। मैं कहाँ कहाँ क्या क्या बोला, 1 मिनट में समराइज कर देता हूँ। मैं बोला जो कोई बैंक है या कंपनी है, फर्म है, जो बोल लीजिए, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लैंड करता है, ठीक है। अब उसके पास में बहुत सारा रिसीवेबल पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट में क्रेडिट सेल कर रहे हैं, बहुत सारा रिसीवेबल पड़ा हुआ है, और इसको स्वयं लिक्विडिटी का क्रंच आ गया, पैसा नहीं है। बैंक का काम ही क्या है, मान लीजिए अगर मैं एसबीआई का बात करूं तो इसका काम ही क्या है, भैया पैसा देगा, लोगों को लोन देगा। ये पैसा किसी से लेता है, इक्विटी या डेब्ट से पैसा लेता है, और फिर लोगों को लोन देता है, बीच में 1% 2% मार्जिन कमाता है, यही चीज़ है ना। तो अब इसी के पास में पैसा का दिक्कत आ गया, लिक्विडिटी क्रंच। तो इसके पास में एक रास्ता है जो पैसा का और जुगाड़ कर ले, यानी कि बोरो कर ले। तो मैं बोला उसके लिए क्या क्या होगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो चेंज हो जाएगा, इम्पेयर हो जाएगा, जो शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर को क्या नहीं हो, एक्सेप्टेबल नहीं हो, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा बिजनेस का, ठीक है। और फ्यूचर में बोरोइंग भी जिससे अफेक्ट होगा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ने से रिस्क तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इसी से क्या होगा, फ्यूचर में जो ये बोरोइंग करने जाएगा वो भी ये होगा। तो इससे बचने के लिए सिक्योरिटाइजेशन में आया। मैं बोला डेप्ट ना इशू करके, लोन ना ले करके, ये इक्विटी भी तो इशू कर सकता है, लेकिन ये इतना सरल नहीं होता है इक्विटी इशू करना। आप मेरा बात समझ रहे हैं क्या, मैं जो इतना बोला। तो डेप्ट इक्विटी, डेप्ट तो ले लेगा, वो तो बोल दिए। इक्विटी इशू करना, आईपीओ जब कंपनी आता है, इनिशियली लिस्ट होता है, तो इनिशियल, मैं लिस्टेड कंपनी का बात किया, ठीक है। तो लिस्ट करना, आईपीओ आ गया, लेकिन एफपीओ लाना उतना आसान नहीं होता है। अच्छा, बैंक सब लिस्टेड ही होता है, ठीक है, अनलिस्टेड होता नहीं है।
खैर हटाइए, मैं कहाँ पे था, किस बात पे था। तो इक्विटी वाला भी इतना आसान नहीं होता है। तो इस सब से बचने के लिए बीच का रास्ता क्या निकाला, इस सब से बचने के लिए सिक्योरिटाइजेशन आया। सिक्योरिटाइजेशन का जन्म ही यही चीज के लिए आया। मैं यहाँ पे भी वही लिख के रखा था, ठीक है। जो मान लीजिए एसबीआई बैंक है, बैलेंस शीट में लोन्स एंड एडवांसेस है, इससे क्या होगा, अब जितना पैसा था इसके पास, लोन बांट दिया, पैसा का हो गया है दिक्कत, लिक्विडिटी क्रंच आ गया, तो क्या करेगा भाई, पैसा और लोन ले लेगा ये, और फिर लोन देगा। लोन लेके डेप्ट माने अरेंज करके लोन ले करके फिर लोन देगा। तो भैया वो तो ठीक है, लेकिन पहले मान लीजिए इसका डेप्ट इक्विटी रेशियो कितना था, 2.5 था, ठीक है। बाद में ये कितना हो गया, 3.33 हो गया, तो बढ़ गया ना भैया। ये चीज है, माने सिंपली समझिए, एक डेप्ट और इक्विटी का जो प्रोपोर्शन था, उसमें डेप्ट का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है। डेप्ट इक्विटी रेशियो दिमाग ही नहीं लगाना है आपको, सीधा आप समझिए डेप्ट और इक्विटी का जो प्रोपोर्शन पहले था, उसमें अब क्या हो रहा है, डेप्ट का जो है प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, ठीक है। तो पहले कुछ रेशियो रहा होगा, बाद में बढ़ जाएगा, तो रिस्क तो ज्यादा हो गया ना। डेप्ट होना अच्छा बात है, हालांकि बहुत दूर का बात है, लेकिन समझिए डेप्ट होना अच्छा बात है। क्योंकि इक्विटी और डेप्ट का अगर आप लोग पढ़े होंगे इसी इंटर लेवल पे, बहुत सारा चीज़ है मिक्स में ना, डेप्ट होना आपका ओवरऑल कॉस्ट को घटाता है, क्योंकि बहुत सारा बेनिफिट हो जाता है, टैक्सेशन का बेनिफिट हो जाता है। माने वो आप पीएल में चार्ज करते हैं, डिवेंचर वगैरह बॉन्ड वगैरह पे जो इंटरेस्ट होता है, जिससे आपका कॉस्ट कम हो जाता है, ठीक है। तो डेप्ट का होना सही बात है, लेकिन रिस्की भी है। तो आप देखिएगा इतना दुनिया में क्यों हल्ला रहता है, जितना भी लिस्टेड कंपनी है वो हल्ला में रहता है। हल्ला क्यों हुआ रहता है, जो भाई डेप्ट फ्री कर लेंगे, डेप्ट फ्री कर लेंगे। क्योंकि डेप्ट का प्रॉब्लम क्या है, सस्ता तो है, बहुत सारा आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को घटाएगा, लेकिन दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत है आप प्रॉफिट कीजिए नहीं कीजिए, उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। वो रिस्क नहीं बियर करेगा, उसको देना ही पड़ेगा। फिक्स्ड बेयरिंग माने सिक्योरिटीज होता है ना, माने फिक्स्ड आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम जो है उसका, इसीलिए रिलायंस क्या किया, कोरोना में पूरा दुनिया बाप बाप कर रहा था, और अंबानी क्या कर रहा था, देखिए डेप्ट फ्री बना दिया कंपनी को। जो कमिटमेंट था, जो डेट पे कमिटमेंट था, उसको डेप्ट फ्री करने का रिलायंस को उससे पहले ही कर दिया। जबकि दूसरा रहता कोई तो क्या करता, दूसरा रहता तो बोलता भैया डेप्ट फ्री बोले थे 2024 तक करेंगे, मान लीजिए 25 या 26 तक कर देंगे, कोरोना आ गया, लेकिन वो 24 डेडलाइन दिया तो 22 में कर दिया, मान लीजिए रफली एक बात बोले, तो पहले ही कर दिया, दिमाग लगा दिया। आप तो देखे होंगे कितना विदेश का कंपनी सबसे इक्विटी में पार्टिसिपेट करवा के डेप्ट फ्री कर दिया कंपनी को। तो डेप्ट फ्री होने से क्या होता है, अगर कोई कंपनी डेप्ट फ्री हो गया या डेप्ट कम कर रहा है, अभी अडानी के लिए अगर मौजूदा हाल में समझिए, अडानी के लिए ही बात अगर समझिएगा तो क्या होगा, वो ये एफपीओ क्यों लाया था, कुछ डेप्ट का प्रोपोर्शन कम करने के लिए, डेप्ट फ्री नहीं करने के लिए, डेप्ट फ्री तो अभी नहीं होगा, लेकिन डेप्ट का प्रोपोर्शन कम करने के लिए। इक्विटी प्रोपोर्शन बढ़ाना चाह रहा है, ज्यादा करना चाह रहा है, और इक्विटी को बढ़ा के डेप्ट वाला को क्या करना चाह रहा है, कम करना चाह रहा है। आप मेरा बात समझ रहे हैं क्या, डेप्ट फ्री ये नहीं होगा, हाँ 5 साल 10 साल में कर ले, 10 साल में कर ले, वो अलग बात है। तो इस चीज के लिए ला रहा था, क्यों, रिस्क कमेगा, लोग ज्यादा विश्वास करेगा, ठीक है। इक्विटी जितना पार्टिसिपेशन होगा उतना क्या होगा, रिस्क कम होगा। इसीलिए तो एफपीओ लाया था ये 20,000 करोड़ का, रद्द हो गया वापस, रद्द नहीं हुआ, जान से मैंने एथिक्स के बेसिस पर मैं वापस ले लिया। खैर हटाइए, उस सब बात से क्या लेना देना है। तो मैं क्या बोल रहा था, सिक्योरिटाइजेशन क्या है, बीच का रास्ता है। ये जो देखिए इतना प्रॉब्लम है इक्विटी के लिए चाहे बोरोइंग के लिए, उससे उभरने के लिए एक नया रास्ता लेके आया क्या, सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। ये सिक्योरिटाइजेशन जो प्रोसेस है, इसके थ्रू क्या करेगा, आप लोग सुने होंगे एक कहावत, जो सांपों मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, वही है। माने प्रॉब्लम है लिक्विडिटी का, पैसा नहीं है, पैसा भी आ जाए, अब बात समझ रहे हैं क्या, और कुछ दिक्कत भी ना हो, टेंशन भी नहीं हो, मतलब होगा कैसे, आते, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था, इसीलिए सिक्योरिटाइजेशन का जन्म हुआ। अभी तक में हम बोले क्या, कुछ भी नहीं बोले। बोले अगर कोई फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक है, तो इसको क्या करना है भैया,
इसका हो गया है पैसा खत्म, अब इसको लोन देना है। ये इक्विटी भी इशू नहीं करना चाहता है, डेप्ट भी लेना नहीं चाहता है, मान लीजिए दिक्कत बोल दिया क्यों। तो अब ये करेगा क्या, इसी से उबरने के लिए क्या किया, ये क्या चीज का प्रोसेस, क्या चीज का कॉन्सेप्ट आया, ये सिक्योरिटाइजेशन का ये आया। तो इतना आपको बात समझ में आ गया होगा जो सिक्योरिटाइजेशन क्यों आया। ठीक है, मेन बात क्या है ना, वैसे बोला जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा लंबा वीडियो, लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है जो आपको आईसीआई का पॉइंट को भी कवर करना है, तो मैं आईसीआई पॉइंट को ही ज़्यादा बोलने का कोशिश करूंगा। ठीक है, लगभग लगभग 90% बात आईसीआई का कवर हो ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आईसीआई का बात नहीं कवर होगा। ठीक है, बाकी आप एक बार देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो सिक्योरिटाइजेशन का जरूरत क्या था वो हम बोल दिए। ठीक है, अब समझिए सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस को समझिए, मैकेनिज्म या प्रोसेस जो है उसको समझिए। ठीक है, आसान चीज है, बहुत आसान है। एक मिनट दीजिए। क्या बात कर रहे थे, सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो एक डायग्राम बनाया हूं। ठीक है, पहले से बना लिए, थोड़ा टाइम बचाने के लिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पूरा बात समझ में आ जाएगा। होता क्या है, अब इससे प्रॉब्लम से निकलना है, किसको, प्रॉब्लम से निकलना है बैंक को, मैं बैंक ही बोलूंगा बार बार। ठीक है, तो बैंक के पास मान लीजिए ऐसा प्रॉब्लम आ गया, जो वो फ्रेश इशू भी नहीं करना चाहता है, लोन भी नहीं लेना चाहता है, और पैसा का भी दरकार है, तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, ध्यान से समझिए। इस डायग्राम को गौर से समझिए, इस पे 10 मिनट लगाएंगे, आपका 70% सिक्योरिटाइजेशन खत्म हो जाएगा। फिर एक बार रीड करना ही रह जाएगा और ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, समझिए, मान लीजिए कोई है एसबीआई बैंक। ठीक है, कौन है, एसबीआई बैंक। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत सारा लोन दे करके रखा होगा कस्टमर लोग को। एसबीआई बैंक क्या किया होगा वो हम बोल रहे हैं। ठीक है, एसबीआई बैंक किया होगा, लोन दिया होगा, बहुत सारा लोन लेकर के लोग, जो भी लोग है, इंडिविजुअल है, या जो भी लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो वो हो गया, यानी कि एक बैंक है। ठीक है, और क्या है, जो उससे लोन लिया है, यानी कि बैंक का कस्टमर जो बैंक से लोन लिया है। ठीक है, तो वो लोग हो गया। ठीक है, तो वो लोग का तो पैसा देना है, जो भी बैंक से लोन लिया वो लोग को क्या करना है, पैसा देना है, उसका ऑब्लिगेशन है पे करने का। जो बैंक से लोन लिया, मान लीजिए आप लिए हैं बैंक से लोन, तो आपको, आपका क्या है, ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी है। ठीक है, क्या क्या करना, उसका पैसा वापस करना। लोन लिए हैं तो सधाइएगा ना, वो चीज़ है। तो जो लोन लिया है, जो कस्टमर को लोन दिया है, उसको हम लोग इकट्ठा एक बढ़िया सा नाम देंगे, ऑब्लीगर। माने उसका ऑब्लिगेशन है पे करने का, उसको क्या बोलेंगे, ऑब्लीजर्स। जो बोलना है प्रोनाउंसिएशन का देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ऑब्लीगर्स बोलेंगे। ठीक है, जिसका ऑब्लिगेशन है पे करना, तो उसको क्या बोले, ऑब्लीगर्स। तो उसका तो कुछ नहीं है, ये जो मेन मुद्दा है, ये जो सिक्योरिटाइजेशन पे हम बात कर रहे हैं, इसमें उसको क्या है, भैया वो तो लोन लिया है, 10 साल का लोन है, 5 साल का लोन है, 20 साल का लोन है, किसी का होम लोन है, किसी का एडुकेशन लोन है, किसी का मोटर व्हीकल लोन है, वगैरह वगैरह। तो वो तो ईएमआई भरते रहेगा ना, उसका क्या दिक्कत है इसमें, उसमें दिक्कत उसका नहीं है, दिक्कत किसका है, बैंक का है। बैंक अपना कुछ दिमाग लगा रहा है जिससे उसको पैसा का बंदोबस्त हो जाए। ठीक है, तो ऑब्लिगर्स बोले, ऑब्लिगर्स कौन हो गया, बैंक का जो कस्टमर, बैंक जिस कस्टमर सबको क्या दिया है, लोन बांट के रखा है। ठीक है, तो उसको पैसा देना उसका ऑब्लिगेशन, उसको क्या बोल दिए, ऑब्लिगर्स। तो पहला लाइन देखिए मैं क्या डिस्कस किया, जो ओरिजिनेटर है, बैंक को क्या बोल दिए, ओरिजिनेटर। क्यों बोले ओरिजिनेटर, उस पर भी आ जाते हैं, क्योंकि सबसे मेन आदमी कौन है, ये चीज प्रोसेस को स्टार्ट ही कौन कर रहा है, एसबीआई, मेरा वाला एग्जांपल में। तो वो इनिशिएटर है, स्टार्ट करने वाला है।
उसी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ओरिजिनेटर माने ओरिजिन जहां से हो रहा है, ओरिजिन माने समझ में आ रहा है ना, जहां से स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, ओरिजिन माने समझ में आता होगा आपको, ठीक है। तो ओरिजिन इस चीज का, ये जो प्रोसेस है सिक्योरिटाइजेशन जो है, उसको उसको ओरिजिन कौन कर रहा है? बस एसबीआई बैंक, ओरिजिनेटर इसीलिए बोल दी। तो दो टर्म बोले अभी तक, एक ओरिजिनेटर बोले और एक ऑब्लिगर्स बोले। ऑब्लिगर क्यों बोले? क्योंकि उसका ऑब्लिगेशन है, कस्टमर का क्या है, ऑब्लिगेशन है। वो क्या करेगा, उसको पैसा देना है। लोन लिया है तो आप लोग सुने होंगे ना, मूवी भी आया है, लिए हो तो चुकाना पड़ेगा ईएमआई ना क्या करके। तो ऑब्लिगर्स क्या है, लोन लिया है ये लोग, जो भी टाइप का लोन होगा, तो वो क्या करेगा, उसका ऑब्लिगेशन है पे करने का ईएमआई, प्रिंसिपल टुगेदर विथ इंटरेस्ट, वो जो भी पे करेगा, तो उसको बोल दिए ऑब्लिगर्स। और ये प्रोसेस को का माने स्टार्टर कौन है, स्टार्ट कौन कर रहा है, ओरिजिनेटर कौन है, एसबीआई। अगर मैं एग्जांपल में बोल दिया, जो कौन है भैया, एसबीआई। समझ में आया? इतना बात तो समझ में आ गया। अब होगा क्या, उस बात को समझिए। ये दो तो समझ में आ गया, जो बैंक है भैया एक तो एसबीआई, दूसरा ऑब्लिगर्स है, जो लोग लोन लेके रखा है। अब अभी क्या हो रहा होगा, बैंक तो लोन दे करके रखा है, इससे ईएमआई वगैरह कलेक्ट कर रहा होगा, यही चीज हो रहा होगा। अब ये क्या करेगा, ध्यान से समझिए। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस, ये तो आपको पता ही है। जो बैंक है तो क्या करेगा भैया, लोन दे के रखा होगा, पैसा लेके किसी को दे रहा है, ठीक है, 1-2% कमाता है बीच में। अब नया क्या समझना है इसमें, उस बात को समझिए, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये जो है एसबीआई, ये लोन सबको क्या करेगा, एक ट्रस्ट क्रिएट करेगा। ट्रस्ट को क्या बोलेंगे, जनरली ट्रस्ट के फॉर्म में होता है, एसपीवी बोलेंगे, स्पेशल पर्पस व्हीकल बोलेंगे, ठीक है। तो वो लोन को क्या करेगा, पूरा बंडल करेगा और किसको ट्रांसफर कर देगा। माने एसबीआई क्या कर रहा है, लोन का बंडलिंग करके, एक टाइप का लोन सबको बंडल करके क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा किसको, एसपीवी को। प्रोसेस समझ जाइएगा, फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी कि एसबीआई क्या कर रहा है, लोन सबको बंडल करके ट्रांसफर कर दे रहा है। माने उससे रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, जो एसबीआई लोन दे के रखा है ऑब्लिगर्स को, ठीक है, उससे रिलेटेड जितना भी राइट्स है उस एसेट्स में, जो उसका राइट है वो किसको ट्रांसफर कर देगा, लोन ही ट्रांसफर कर देगा, वो एसेट्स इसको ट्रांसफर कर दे रहा है। माने एसेट ट्रांसफर करने का माने क्या है, उसमें जो राइट्स वगैरह है उसका, ठीक है, जितना भी उसका है वो ट्रांसफर कर दे रहा है किसको, एसपीवी को। ये सेपरेट एंटिटी हो गया, ठीक है। एसपीवी जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ये सेपरेट एंटिटी है। अब ये एसपीवी क्या करेगा, ध्यान से समझिए। ये एसपीवी क्या करेगा, इस चीज को समझिए। एसपीवी क्या करेगा, अब एसपीवी तो अब मान लीजिए अभी फॉर्म हुआ, ठीक है, तो इसके पास में एसेट्स आ गया। अब इसके अगेंस्ट वो क्या करेगा, सिक्योरिटीज इशू कर देगा। समझिए बात को। यानी कि एसबीआई क्या किया, लोन को उठा करके ट्रांसफर कर दिया, लोन एंड एडवांसेस को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसको, ठीक है, एसपीवी को। अब एसपीवी क्या कर रहा है, उसका अगेंस्ट में सिक्योरिटीज इशू कर देगा किसको, जो भी है इंडिविजुअल है या जो भी इन्वेस्टर है, ठीक है, उसको वो इशू कर देगा। अब बोलिएगा क्यों कर देगा, उस सब पे आते धीरे धीरे आते। यानी कि अगर एसपीवी का आपको अगर बैलेंस शीट समझ में आ रहा है, ठीक है, तो एसपीवी के पास में क्या हो जाएगा, ये अगर कोई एसेट्स खरीदेगा तो लोन्स एंड एडवांसेस इसके लिए एसेट्स हो गया, और उसका अगेंस्ट में, इसका तो अभी कुछ था ही नहीं ना, अभी जो क्रिएट हुआ, मान लीजिए 0-0 है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस शीट में, ठीक है, तो इसके पास में लोन एंड एडवांसेस आ जाएगा, जो ये खरीदेगा एसेट्स, और उसके अगेंस्ट में क्या आ जाएगा, सिक्योरिटीज इशू कर देगा ये किसको, इन्वेस्टर को, जो भी एसपीवी में, एसपीवी का सिक्योरिटीज मैंने खरीदना चाहता है वो खरीदेगा। ये चीज हो गया। तो क्या चीज है, फिर से समझिए, एसबीआई से समझिए, ठीक है। एसबीआई क्या करेगा, जो भी लोन और एडवांसेस है उसको ले करके, उसको बंडल कर करके किसको ट्रांसफर कर देगा, एसपीवी को। एसपीवी ये एसेट्स किसको दे देगा, मैंने एसपीवी ये एसेट्स मिल गए एसपीवी को, अब वो उसका अगेंस्ट में सिक्योरिटीज इशू कर देगा, ठीक है, जो भी बॉन्ड वगैरह है या सिक्योरिटीज है,
वो इशू कर देगा, ठीक है। अब इन्वेस्टर सिक्योरिटीज खरीदेगा और इन्वेस्टर किसको पैसा देगा, एसपीवी को। एसपीवी किसको पैसा दे दिया, ओरिजिनेटर को। अगर इतना बात आप समझे क्या हुआ, एसबीआई क्या कर रहा है, जो लोन और एडवांसेस है वो किसको ट्रांसफर कर रहा है, एसपीवी को। एसबीआई एसपीवी को ट्रांसफर कर रहा है और एसपीवी जो है, ठीक है, एसपीवी क्या कर रहा है, वो लोन एडवांसेस के अगेंस्ट में सिक्योरिटीज इशू कर रहा है इन्वेस्टर को, ठीक है। ये भी बात समझ में आ गया। तो इन्वेस्टर लोग जो सिक्योरिटीज खरीदेगा वो किसको पैसा देगा, वो कैश दे देगा एसपीवी को, और एसपीवी क्या करेगा, ठीक है क्या, वो पैसा कैश जो है वो बैंक को दे देगा। आप बोलिएगा इससे हुआ क्या, 5 मिनट दीजिए, आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको यहां तक समझ में आया तो एसबीआई क्या कर रहा है, ठीक है, डायग्राम को देखिए। एसेट्स को एसबीआई क्या कर रहा है, एसपीवी को, स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर कर रहा है, ट्रस्ट के फॉर्म में होता है जनरली, सेपरेट एंटिटी है। उसके बाद ये एसपीवी क्या करेगा, सिक्योरिटीज जो है इशू करेगा। किसको इशू करेगा ये सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर को। जो भी सिक्योरिटीज खरीदना चाहता है इस एसपीवी का वो खरीदेगा। अरे भाई आप सिक्योरिटीज खरीदिएगा, जो इन्वेस्टर है जो सिक्योरिटीज खरीदेगा वो बदला में क्या देगा, कैश देगा, ठीक है। आईसीआई का बुक में बहुत अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे लिया गया, ठीक है। तो इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर सिक्योरिटीज खरीद लेगा एसपीवी से और कैश दे देगा एसपीवी को। एसपीवी वो कैश को क्या करेगा, दे देगा एसबीआई को। इतना बात आपको समझ में आ गया। यानी कि अगर आपको यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये एसपीवी का जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट जो एसपीवी का है, इधर क्या हो जाएगा, लोन एंड एडवांसेस जो खरीदा यहाँ पे आ गया, और बदला में जो सिक्योरिटीज इशू किया ये हो गया। तो इसका कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है, इसका कुछ दिक्कत हो जाएगा, रेशियो खराब हो जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो खैर जो भी, ये लोन एंड एडवांसेस क्या किया, खरीदा बैंक से, एसबीआई बैंक से लिया और बदला में उसका सिक्योरिटीज ये कर दिया। तो आप बोलिएगा जो लोन एंड एडवांसेस लिया, इधर सिक्योरिटीज इशू किया, इधर कैश आएगा, कैश बैंक पैसा आएगा, और फिर ये पैसा क्या होगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस हो जाएगा, अगर आपको बात समझ में आया तो। क्योंकि पैसा आएगा और जितना पैसा दे देगा एसबीआई को उतना घट जाएगा, यानी कि इन्वेस्टर से पैसा आएगा और वो किसको दे देगा, एसपीवी कर क्या रहा है, इसके पास में इन्वेस्टर से पैसा आ रहा है, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर से पैसा आया और वो एसबीआई को दे दिया। चीज तो बहुत आसान है, ठीक है, सीधा सा बात है। तो इसका बैलेंस शीट अगर आपको समझ में आ गया तो ये होगा सिर्फ लोन एंड एडवांसेस और सिक्योरिटीज। मान लीजिए जितना पैसा है 2 मिनट के लिए उतना पैसा ये दे दिया इसको, तो ये तो बचा ही नहीं ना, ठीक है। इतना हो गया, तो इसका बैलेंस शीट आपको समझ में आ गया। बैलेंस शीट क्यों समझा रहे सर एसएफएम में, आसानी से समझ में आएगा और कोई दूसरा बात नहीं है, ठीक है। तो ये बात आता है जो ऐसे प्रोसेस होता है, इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये, इसको समझिए इससे होगा क्या, इसको थोड़ा और बात कर लेते हैं, ये डायग्राम को पूरा खत्म कर लेते हैं, इससे क्या हुआ पूरा उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये तो हो गया, इन्वेस्टर लोग पैसा लगा दिया, सिक्योरिटीज खरीद लिया, एसपीवी का पैसा दिया, वो पैसा एसबीआई को चला गया। अब एसबीआई क्या होगा, साइड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आते बाद में, ठीक है। अब बात आता है जो ईएमआई जो दे रहा था ऑब्लिगर्स लोग, ऑब्लिगर्स जो बैंक से, एसबीआई बैंक से लोन लिया था, वो क्या कर रहा होगा, जो ईएमआई दे रहा होगा वो या तो एसबीआई को देगा, और एसबीआई किसको दे देगा, इन्वेस्टर के पास चला जाएगा वो पैसा, माने एसपीवी के पास चला जाएगा, एसपीवी से फाइनली किसके पास जाएगा, माने वैसे ही होगा जैसे ऑब्लिगर्स पैसा दे रहा था, जो लोग लोन लिया था ईएमआई दे रहा था, वो बैंक को देगा, बैंक किसको देगा, एसपीवी को, और एसपीवी से कहाँ चल जाएगा, फाइनली इन्वेस्टर का पैसा है वो, ऐसे होगा। दूसरा क्या हो सकता है, ध्यान से समझिए, बीच में कोई एजेंट होगा। अब ऑब्लिगर्स जो है, ठीक है, जो ऑब्लिगर्स है वो एसबीआई बैंक को ना ईएमआई दे करके उस एजेंट को क्या करेगा, ईएमआई दे देगा, और वहां से पैसा किधर चला जाएगा, इन्वेस्टर के हाथ में
फाइनली चला जाएगा। मैं क्या बोला ध्यान से समझिए, या तो भैया जो पैसा लिया है, लोन लिया है एसबीआई बैंक से, वो ईएमआई देता, तो ईएमआई या तो वो पैसा जो दे ऑब्लिगर्स वो एसबीआई को दे दे, और एसबीआई फिर एसपीवी को दे, एसपीवी से फाइनली कहां तक चला जाएगा, इन्वेस्टर तक। दूसरा क्या हो सकता है, एक एजेंट को रख देगा, ठीक है, वो एजेंट क्या करेगा, ऑब्लिगर्स से पैसा लेगा, ऑब्लिगर से पैसा लिया और किसको दे दिया, इन्वेस्टर को दे दिया, बस बात खत्म। माने एसबीआई क्यों लेगा, इस हाथ से लेगा इस हाथ से देगा, तो दूसरा को रख दिया ना, ये चीज है, दोनों ही होने को हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या इसके बाद क्या बोला, इसके बाद बोला जो इंस्टॉलमेंट होगा लोन का, अब हो सकता है वो एसबीआई के पास जाए, वैसे करके फिर एसपीवी और इन्वेस्टर के पास जाए। दूसरा ऐसा हो सकता है बीच में एक एजेंट को रख देगा, वो एजेंट क्या करेगा, ऑब्लिगर से क्या कर लेगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट या ईएमआई बोल लीजिए, ले करके और वो किसको दे देगा, इन्वेस्टर को दे देगा, ठीक है। अब इस सिक्योरिटीज में भी टाइप सब पढ़ लेंगे आगे। अब ये चीज अगर बोलिएगा इतना ही आदमी होता है क्या, इतना ही लोग होते हैं क्या, अभी तक हम लोग कितना लोग के बारे में बात की, अगर आपको इतना बात समझ में आया तो 80% इस डायग्राम को हम लोग प्रोसेस को समझ गए। जो सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको 80% 80% क्यों बोला, क्योंकि और भी कुछ लोग होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए शादी होता है तो लड़का लड़कियां दोनों का घर का ही आदमी होता है क्या, कि बहुत सारा होता है, बिचौलिया होता है वगैरह वगैरह, ठीक है, रिलेटिव्स वगैरह होता है, वही चीज़ है। लेकिन मेन यही है, अगर आपको समझ में आया, अगर दो परिवार का बीच में शादी हो रहा है, ठीक है, तो लड़का है लड़की है, दोनों का जो है वो तो है, बाहर का भी तो आदमी इन्वॉल्व होगा। हाँ, मेन बोलिएगा जो लड़का लड़की वगैरह वगैरह, ठीक है, आप समझने का कोशिश कीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगा। यानी कि अगर आप बात समझ रहे हैं, प्रॉब्लम किसका था, प्रॉब्लम था एसबीआई का, बैंक का, ऑब्लिगर का, सॉरी ये ओरिजिनेटर का, ठीक है। एसबीआई कौन है, ओरिजिनेटर। तो ओरिजिनेटर का प्रॉब्लम था, वो अपना दिमाग लगाया जो इस प्रॉब्लम से कैसे निकले, समझ में आ रहा है क्या। तो वो दिमाग में मैंने प्रॉब्लम से निकलने के लिए दिमाग लगाया, तो वो क्या किया, एस एसपीवी क्रिएट किया। एसपीवी माने स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है, ये ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट के फॉर्म में वो ट्रस्ट क्रिएट किया, और उसके थ्रू सिक्योरिटीज इशू करके क्या हो गया, इन्वेस्टर को क्या कर दिया, यानी कि अपना पैसा अरेंज करने के लिए एसपीवी फॉर्म किया और उसके थ्रू सिक्योरिटीज इशू करके इन्वेस्टर से पैसा ले लिया, यही चीज है, इतना ही बात है। तो मेन आदमी कौन है, मेन लोग कौन है, अगर आपको इतना बात समझ में आया, ठीक है, तो एक सेकंड दीजिए। छोड़िए, कहाँ पे थे, तो मेन लोग कौन कौन है, एसबीआई जो है ओरिजिनेटर, वो अपना अपने तो नहीं कर सकता है, तो एक ट्रस्ट क्रिएट किया, कौन है, एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, और फिर हकीकत में तो बीच वाला काम कर रहा है, उसमें पैसा कौन लगा रहा है, इन्वेस्टर, ठीक है क्या। तो ये मेन हो गया, ये लोग मेन मुद्दा का है। अब बोलिएगा ऑब्लिगर नहीं है, उसको तो देना ही था पैसा, उसका क्या है, वो बोलेगा भैया मेरे को तो आपको देना ही था, या तो आप ही को दूंगा, आप बोलिएगा तो, नहीं तो कोई बिचौलिया को बोलिएगा जो एजेंट है, आरपीए बोला मैं इधर, वो एजेंट है, उसको दे देंगे, तो उसका कुछ ज्यादा खेल नहीं है, ठीक है। तो एक बोला मैं एसबीआई जो ओरिजिनेटर है, एक बोला एसपीवी जो ट्रस्ट के फॉर्म में होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, और तीसरा क्या बोला, इन्वेस्टर, ठीक है। तो इन्वेस्टर है तीसरा, कहाँ चला गया, ठीक है, इन्वेस्टर है, ये हो गया। इस साइड में देखिए एक ऑब्लिगर है जिसको पैसा तो देना ही था, वो एसबीआई को दे या कोई आरपीए को दे, आरपीए माने फुल फॉर्म है इसका रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, रिसीव करता है फिर पे कर देता है, माने एजेंट है, पैसा लिया और दे दिया, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, आरपीए बोला। तो अभी तक आप पार्टी कितना देखे, अभी तक अगर आप बात करें तो तीन तो इधर था, ओरिजिनेटर, एसपीवी, इन्वेस्टर, और दो इधर आ गया। दो इधर कौन कौन है, मैं इस पर मार्क ही कर देता हूं, एक, दो, तीन,
मनी, ओरिजिनेटर, एसपीवी, इन्वेस्टर। ये हो गया तीन जो सब पार्टी है इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में। इधर कौन कौन हो गया भैया, इधर हो गया ऑब्लिगर्स, और ये पैसा लेकर के देने वाला अगर रहेगा तो एसबीआई भी कर सकता है ये, तो पांच। इसके अलावा भी लोग होता है इस प्रोसेस में, और भी लोग होता है, ठीक है। कौन कौन होता है भाई, ट्रस्टी, नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। तो ट्रस्टी होता है जो देख रेख करता है, जो इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी ना हो जाए। जो इन्वेस्टर है, जो एसपीवी से सिक्योरिटीज खरीदता है, उसका हित का रक्षा करने के लिए कौन होता है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रस्टी वगैरह होता है, ठीक है। ये सब जो चीज करवाता है वो स्ट्रक्चरर होता है एक तो, ठीक है। हालांकि दूसरा चैप्टर में भी पढ़े होंगे डील स्ट्रक्चरर, आप लोग को याद ही होगा। उसके बाद एक रेटिंग एजेंसी होता है। रेटिंग एजेंसी क्या करता है, अब सब आदमी तो एक्सपर्ट है नहीं ना। जो रेटिंग एजेंसी है उसका काम ही है जो जो भी सिक्योरिटीज है या ये है उसका रेटिंग करता है। रेटिंग के बेसिस में ये देख बताता है जो कितना अच्छा है। मान लीजिए कोई शेयर्स है या कोई बॉन्ड है, उसका रेटिंग से हम लोग क्या पता कर लेते हैं, जो वो बॉन्ड कितना अच्छा है। टर्म अलग अलग हो सकता है, माने अच्छा है, अच्छा नहीं है, तो कोई एक मुद्दा होगा ना जिसके बेसिस में हम लोग करेंगे, तो वही रेटिंग देता है, ठीक है। तो रेटिंग एजेंसी क्या करेगा, ध्यान से समझिए मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। जो रेटिंग एजेंसी होता है वो रेटिंग कर देता है। तो रेटिंग कर देता है तो उससे पता चलता है जो सिक्योरिटी का स्टेटस क्या है, या लोन कैसा है, अच्छा लोन है कि नहीं है, ईएमआई वगैरह प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। क्रेडिट इनहेंसर, ये गारंटर हिसाब से होता है, जो गारंटी देता है, ठीक है। तो क्रेडिट इनहेंसर भी होता है। माने इसके अलावा ये पांच के अलावा बोला ट्रस्टी है, स्ट्रक्चरर है जो डील करवाता है, ठीक है। तो एक सेकेंड, क्या बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे, ध्यान से सुनिए। तो ये पांच पार्टी, ओरिजिनेटर, एसपीवी और इन्वेस्टर, ये सब तो हो ही गया। इसके अलावा कौन कौन बोला, जो आरपीए था, ऑब्लिगर्स था, चार पांच हो गया। इसके अलावा ये जितना देख रहे हैं ना, ट्रस्टी है, फिर स्ट्रक्चरर है, रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट इनहेंसर है, ये सब भी होता है एक साइड। आप गौर से देखिएगा, ठीक है, आपको सब बात समझ में आ जाएगा। आप मोटा मोटा प्रोसेस समझ गए होंगे, मैं इसको एक मिनट में पूरा बोल देता हूँ जो क्या है ये प्रोसेस, ठीक है। ओरिजिनेटर है, वो लोन दे करके, ओरिजिनेटर माने क्या, बैंक, समझ लीजिए यहाँ पे वही तो चीज को इनिशिएट करता है। तो बैंक क्या करके रखा है, लोन दे के रखा है, उसको पैसा का दिक्कत है तो वो क्या करेगा, लोन सबको बंडल करेगा और एसपीवी को ट्रांसफर कर देगा। एसपीवी क्या करेगा, उसका अगेंस्ट सिक्योरिटी इशू करके पैसा ले लेगा इन्वेस्टर से, ठीक है। तो वो ले लिया पैसा कौन, और वो फिर एसपीवी पैसा को ओरिजिनेटर को दे देता है। इससे होता क्या क्या है इस पे बात करेंगे, ठीक है। अब लगभग लगभग 70% हो गया, खाली एक बार रीड करना रह जाएगा, ये बात समझ में आ गया तो ठीक है, यही है। तो ये हो गया। तो ऑब्लिगर्स था जिसको पैसा देना था, ईएमआई देना था, बैंक से लोन लिया था एसबीआई से। उसके बाद रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट हो सकता है जो क्या करेगा, जो ईएमआई वाला जो पैसा वगैरह है, जो ऑब्लिगर लोग, जो लोग पैसा लोन लेके रखा है, वो लोग जो पैसा देगा लोन या इंस्टॉलमेंट के, वो उससे लेकर के इन्वेस्टर को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। ये चीज़ है। इतना बात अगर आपको समझ में आया, ठीक है, तो लगभग लगभग चीज हो गया। इसके अलावा ट्रस्टी, स्ट्रक्चरल, रेटिंग एजेंसी और क्रेडिट एनालिसिस, ये सब भी होता है। तो इसका बहुत सारा क्वेश्चन अब अपने आप हो जाएगा, ठीक है। एक बार वैसे ही रुक जाइए, एक दो क्वेश्चन दिखा देते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है एक बार देख लीजिए।
एक तो है सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, पूरा इसे बुक से ही बता देंगे, एक बार अभी यहाँ से देख लीजिए सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, आते हैं रीड करेंगे एक बार। उसके बाद बेनिफिट्स क्या है सिक्योरिटाइजेशन का, ठीक है। ये सिक्योरिटाइजेशन जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस होने से या इसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट वगैरह इशू करने से, ऐसा करने से क्या क्या फायदा है, ठीक है। इसके बाद पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स में देखिए मैं जो लिखा, एक मिनट में अभी दिखा दे रहा हूँ, तो उसको दो पार्ट में तोड़ा है। प्राइमरी पार्टिसिपेंट माने मेन, समझ लीजिए आप, और सेकेंडरी पार्टिसिपेंट, ठीक है। प्राइमरी पार्टिसिपेंट जो है उसमें देखिए तीन है, ओरिजिनेटर, मेरा वाला एग्जांपल में एसबीआई, ठीक है। तो एक कौन हो गया, एक हो गया ओरिजिनेटर जो एसबीआई मेरा वाला एग्जांपल में है, ठीक है। उसके बाद एसपीवी जो ट्रस्ट था, और इन्वेस्टर जो सिक्योरिटीज एसपीवी से खरीदा था। देखिए अगर आप चार्ट में देखिएगा ना, ये क्यों दिखाया उसका भी रीजन है। देखो मैं एक साइड में उसको लिखा हूं, चार्ट में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पूरा ऊपर से नीचे देखिए ओरिजिनेटर एसबीआई जो कि एग्जांपल में है, एसपीवी और इन्वेस्टर, इस तीनों को क्या बोलते हैं, प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स। और उसके अलावा राइट हैंड साइड में जितना देख रहे हैं आप, ब्लैक से मैं नोट किया 4 5 से लेकर के, ये सब क्या है, सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो ऐसे ही बनाने में चार्ट ज़्यादा सुविधा रहेगा। तो ऑब्लिगर्स है, आरपीए है, रिसीविंग एंड पेजिंग एजेंट है, ट्रस्टी है, स्ट्रक्चर रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट इनहेंसर, ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स है। तो देखिए ये तो क्वेश्चन उड़ गया। अब एक एक दो दो लाइन लिख देना है इसके बारे में, कहाँ पे थे देखिए पार्टिसिपेंट्स, हालांकि सब पे आएंगे लेकिन एक बार रफली देख ही लीजिए। पार्टिसिपेंट्स इन सिक्योरिटाइजेशन, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी, ऐसे ही लिखना है आपको। प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन है, ओरिजिनेटर, एसपीवी, इन्वेस्टर, मेरा वाला डायग्राम में देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर से नीचे दिया हुआ है ये तीनों। उसके बाद ऑब्लिगर कौन होता है, जो बैंक से लोन लिया था इनिशियल में, आप देखे होंगे ना वहीं से जो एसबीआई दिया था लोन, वो। रेटिंग एजेंसी कौन होता है भाई, रेटिंग करेगा तो पता चलेगा जो कैसा स्थिति है कौन सा लोन का। आरपीए क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट या ईएमआई लेके इन्वेस्टर को ट्रांसफर करेगा। ट्रस्टी या एजेंट जो होता है देख रेख करता है, इसका निगरानी में काम होता है, क्योंकि अगर निगरानी नहीं रहेगा तो हो सकता है इन्वेस्टर का, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट इनहेंसर, समझ लीजिए गारंटर टाइप का होता है। और डील स्ट्रक्चरर, बिना बिचौलिए का तो होता ही नहीं है काम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ये सब काम करवाता है, ठीक है, डील करवाता है। तो ये जो था ना ट्रस्टी, इसका निगरानी में देख रेख होता है, ये पूरा डील करवाता है, ये गारंटर हो गया। आरपीए क्या करेगा, ईएमआई से ले करके दे देगा, वो सब काम करेगा। ऑब्लिगर तो पैसा ही लिया है, उसको तो पैसा देना है हमें, ठीक है। इतना हो गया। तो सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स, प्राइमरी, इसमें उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, यही पॉइंट ही लिखना है। पार्टिसिपेंट्स अगर पूछेगा तो मेरे को नहीं लग रहा है उतना इंपॉर्टेंट, लेकिन 5 ही 6 क्वेश्चन उसमें भी क्या इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नाम है और कुछ भी नहीं है, सब नाम आपको पता ही है, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट्स इन सिक्योरिटाइजेशन ये तो हो ही गया। उसके बाद वाला क्वेश्चन, अभी तक हम लोग कौन कौन सा किया, सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, अब जितना अभी तक बात सुने ना सब सिक्योरिटाइजेशन ही है, खाली उसको सिस्टमेटिक एक या दो लाइन में लिखना आपको समझना है बस। उसके बाद बेनिफिट्स पे हम अभी नहीं आए हैं, आते हैं तीसरा क्वेश्चन में, कौन कौन सा क्वेश्चन को डिस्कस लगभग लगभग कर ही दिया। ये 3 नंबर पॉइंट जो था, क्या था भाई, पार्टिसिपेंट्स इन सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। तो आसानी से याद रहेगा, इसमें इस तरफ का उस तरफ नहीं कर दीजिएगा, ठीक है, गड़बड़ाएगा। 3 तो ही है प्राइमरी, वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था ऊपर से नीचे, और राइट हैंड साइड में जो लिखा था वो सब सेकेंडरी पार्टिसिपेंट है। अब गौर कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा प्राइमरी और सेकेंडरी। मैकेनिज्म जो बोला, जो मैं बार बार बोल रहा था, प्रोसेस या स्टेप, वही है जो, अगर आप पूरा चार्ट को बढ़िया से देखें ना, ये पूरा हो जाएगा, आपको पूरा बात समझ में आ जाएगा। एक दो पॉइंट को हमको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, बाकी एक बार देख लेते हैं। मैकेनिज्म या प्रोसेस, हम बोले ना ये प्रोसेस को समझिए, डायग्राम जो देखे वही है पूरा, या स्टेप्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है। सबसे पहला स्टेप क्या लिखा, हम बोले ना जो एसबीआई जो है, जो एसबीआई है, ओरिजिनेटर जो है, जो इनिशिएटर है, वो क्या करता है, पूल ऑफ एसेट्स, एसेट्स को क्या करता है, पूल करता है,
बंडल करता है और किसको ट्रांसफर कर देता है, एसपीवी को। तो पहला देखिए, क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स, बंडल करता है, समझ में आया क्या, वो हो गया। तो क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स पहला, ये मैकेनिज्म प्रोसेस को लिख रहे हैं। सबसे पहला देखिए वही किया था, ओरिजिनेटर जो है एसबीआई जो है मेरा वाला एग्जांपल में, वो पूल क्रिएट करेगा, पूल ऑफ एसेट्स को क्रिएट करेगा, पहला वही था। उसके बाद वो किसको ट्रांसफर कर देगा, एसपीवी को, ठीक है। तो दूसरा हो गया जो ट्रांसफर टू एसपीवी। तीसरा क्या है, सेल ऑफ सिक्योरिटाइज पेपर, ये एसपीवी क्या करेगा, उसका अगेंस्ट में सिक्योरिटीज इशू करेगा, मैंने सेल करेगा, सिक्योरिटीज इशू माने क्या, सेल, ठीक है क्या। तो सिक्योरिटी इशू आपका बुक में यही पॉइंट लिखा हुआ है, इसीलिए ये बोल रहा। तो सेल ऑफ सिक्योरिटाइज पेपर्स, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट्स, जो इसके बाद, ये तीन तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद रिकोर्स टू ओरिजिनेटर, इसका माने क्या है, एक ही बात आता है। और एडमिनिस्ट्रेशन एक ये पॉइंट है, एक रीपेमेंट ऑफ फंड है। ये तीन पॉइंट को समझना है, ये तीन पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। रिकोर्स नॉन रिकोर्स अगर आप फैक्टरिंग किए होंगे तो आपको पता होगा, हम इस पर थोड़ा देर बाद में आ रहे हैं, मैंने 5 मिनट बाद ही आ जाएंगे, ठीक है। तीन पॉइंट और रह गए, 6 पॉइंट है टोटल। एक तो रिकोर्स टू ओरिजिनेटर है, आते हैं इस पे, रीपेमेंट ऑफ फंड है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट्स है। यही है ना तीन पॉइंट, और तीन तो आपको पहले ही उधर ही डिस्कस में समझ में आ गया, मैं अभी नहीं इसको समझाया, मैं उधर वो जो बोला था उसी को तीन को जोड़ दे दिया, ठीक है। रिकोर्स वाला पे 2-4 मिनट लगाएंगे, समझ में आ जाएगा, वो बात बाकी का तो आसान ही है। तो ये था मैकेनिज्म, ये पूछ सकता है, हालांकि अच्छा है ये, ठीक है। तो बहुत आसान है, कितना पॉइंट था, 6 शायद था ना, 6 पॉइंट था, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट, ट्रांसफर टू एसपीवी, उसके बाद एसपीवी क्या करता है, सेल ऑफ सिक्योरिटाइज पेपर, उसके बाद एसेट्स का एडमिनिस्ट्रेशन, रिकोर्स टू ओरिजिनेटर, और रीपेमेंट ऑफ फंड, ठीक है। आते हैं इस पे, उसके बाद प्रॉब्लम्स का बात किया, प्रॉब्लम्स पे आ गए क्या, लास्ट है क्या, नहीं, हाँ एक और है इसके बाद। प्रॉब्लम्स में बात किया जो सिक्योरिटाइजेशन का क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सिक्योरिटाइजेशन का प्रॉब्लम क्या क्या है, बड़ा दिक्कत है। जब तक चीज क्लियर नहीं होगा तो अकाउंटिंग करने में दिक्कत है। क्लियर नहीं होगा माने क्या है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ठीक से जब तक डिसाइड होगा तो पता ही नहीं चलता हम कौन है। बहुत जगह पे आप जाइएगा, आपको पता ही नहीं है, आप कर सकते हैं लेकिन आपको क्या क्या करना है आपको सही नहीं पता है, आपको आता है वो काम करना, वो चीज़ है। तो प्रॉब्लम क्या, अकाउंटिंग कौन करेगा, कौन अपना बुक्स में कैसे करेगा, वो सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपका सब्जेक्ट का ही नाम है। अकाउंटिंग का प्रॉब्लम है, टैक्सेशन का प्रॉब्लम है, स्टाम्प ड्यूटी का प्रॉब्लम है, मैंने सिक्योरिटाइजेशन में इस तीनों का प्रॉब्लम है। क्या क्या, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, स्टाम्प ड्यूटी। उसके बाद लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ये क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जो इंडिया में जो है ना, सिक्योरिटाइजेशन के लिए अब सब अलग अलग नियम, सबका अलग, कोई कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा। आप देख लीजिए ना, कुछ दिन पहले तक बैंक सबका कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, अलग था, आपको लगेगा जो एक ही है लेकिन एक नहीं था। अगर आप 10 बैंक को 5 साल पहले अगर विजिट किए होंगे तो पता चलेगा आपको, ठीक है, ऐसे था। सब बैंक का अपना अपना अलग सिस्टम था, ऐसे वैसे ही सिक्योरिटाइजेशन में भी है। कौन सबका माने डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग है, अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगेगा, एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग है, वो सब। तो स्टैंडर्ड एक माने ये नहीं था, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, एक होता है ना स्टैंडर्ड प्रोसेस ऐसे करके होगा, वो नहीं था। तो लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन वाला प्रॉब्लम था एक। उसके बाद हम लोग का इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो डेप्ट मार्केट एडिक्वेट नहीं है। जो देखते हैं कांग्रेस वाला या पूरा दुनिया क्या बोलता है, जो मोदी का विरोधी है, वो बोलता है पैसा वाला को तो यूं पैसा मिल जाता है और वो बाद में देता भी नहीं है, भाग जाता है, और जिसको जरूरत है, जेन्युइन पर्सन है, उसको मिलता नहीं है। तो डेप्ट मार्केट क्या है, एडिक्वेट नहीं है, इन एडिक्वेट डेप्ट मार्केट है। तो सिक्योरिटाइजेशन में बात समझ रहे हैं कि वो भी एक प्रॉब्लम है। और उसके बाद ये लास्ट वाला जो है ना, इन इफेक्टिव फोर क्लोजर लॉ। अगर मान लीजिए आप सिक्योरिटाइजेशन में सिक्योरिटीज खरीद लिए और कोई आदमी लोन लिए हुआ है, ठीक है, आप समझिए बात को, और वो नहीं दे रहा है, तो उससे वसूल करना इतना आसान नहीं था।
अभी बहुत आ रहा है, बहुत सारा लॉ बन रहा है, तो आईबीसी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, लेकिन उतना आसान नहीं था। ठीक है क्या? यानी कि ऐसा नहीं है जो आप किसी को लोन दिए, बैंक के लिए बहुत दिक्कत होता था पहले। ठीक है क्या? सिक्योरिटाइजेशन में भी दिक्कत है, बैंक के लिए भी दिक्कत होता था। कोई अगर बैंक का पैसा लिया है तो और नहीं दे रहा है, किसी भी कारण से एनपीए है या डिफॉल्ट कर रहा है, तो इतना आसानी से आप उससे, मान लीजिए मॉर्टगेज करके दिया हुआ है, तो उतना आसानी से आप बेच करके नहीं ले सकते। बहुत दिक्कत था, बहुत सारा प्रोसेस था। तो इन इफेक्टिव फोरक्लोजर लॉज है, इसी के लिए तो ये लोग इतना जोर किया, मोदी सरकार ये आईबीसी लेके आया वगैरह वगैरह, बहुत सारा चीज। ठीक है, जो भाई इतना दिक्कत है क्या, पैसा भी दिया, झमेला भी है, और बाद में इतना। ठीक है, तो जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उसको इंडिया का लॉ सब जो है सपोर्ट नहीं कर रहा था, सपोर्टिव नहीं था। उसका लॉ इतना स्ट्रिक्ट है, जो पैसा लेके रखा है ना उसी को सपोर्ट करता है, क्योंकि नंबर्स में तो ज्यादा होगा ना, उसी को सपोर्ट करेगा ना। वोट का भी बात है, बहुत सारा बात है। ठीक है, उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, माने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फेवर में, सपोर्ट में ज्यादा लॉ नहीं था, अभी भी नहीं है उतना। ठीक है, तो तीन ठो पॉइंट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। लैक ऑफ एक्सटर्नलाइजेशन माने किसी जगह पे कोई डॉक्यूमेंटेशन, किसी जगह पे कोई डॉक्यूमेंटेशन, कहीं पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, वो चीज। डेब्ट मार्केट का लोन लेने गए होंगे तो पता होगा, सही आदमी को लोन मिलता नहीं है। डेब्ट मार्केट हम लोग का इंडिया में जो है, और गलत फ्रॉड आदमी को ज़्यादा और आसानी से मिल जाता है। ठीक है, और जो फोरक्लोजर लॉ है, जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके सपोर्ट में उतना लॉ वगैरह नहीं है। तो क्लोज अगर करना है, कोई अगर पैसा ले ही लिया है, आप डिफॉल्ट कर रहा है, उससे आप मैंने वसूली करना चाहते हो, तो उतना आसान नहीं है, दिक्कत ज़्यादा है। तो इन इफेक्टिव फोरक्लोजर लॉज। उसके बाद अकाउंटिंग का प्रॉब्लम, भाई कौन कैसे क्या करेगा, किसके बुक्स में, वो चीज़ का इशू है, वो भी दिक्कत था है। और टैक्सेशन का वो भी दिक्कत है, कैपिटल गेन वगैरह वगैरह, बहुत सारा बात है। और फिर क्या है, स्टाम्प ड्यूटी का, एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये सब सिक्योरिटाइजेशन का प्रॉब्लम था, मैं रफली एक बार पॉइंट को खाली बोला। ठीक है, उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट होता है, दो ठो है, एक तो है पीटीसी, पास थ्रू सर्टिफिकेट, और पे थ्रू सिक्योरिटी। ठीक है, तो क्या क्या बोला, पास थ्रू सर्टिफिकेट, और एक तो क्या है, पे थ्रू सिक्योरिटी, और तीसरा क्या है, स्ट्रिप्ट सिक्योरिटी। इसमें दो पार्ट होता है, प्रिंसिपल वाला पार्ट, इंटरेस्ट वाला। हालांकि आप लोग सिक्योरिटी वैल्यूएशन किए होंगे, सीए फाइनल या इंटर जहाँ पे भी, तो उसमें दो पार्ट होता है सिक्योरिटीज में। एक तो प्रिंसिपल वाला, जैसे ईएमआई होता है, ईएमआई में क्या होता है, एक प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है, एक क्या होता है, इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट होता है। जैसे अगर आप कोई बॉन्ड को, डिवेंचर को वैल्यू करते हैं, तो क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल मिलने वाला है, मान लीजिए आप बॉन्ड खरीदिएगा, उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं, 5 साल बाद वो रिडीम होगा, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू में खींचिएगा, और 5 साल तक आपको क्या मिलेगा, अगर आप बॉन्ड खरीदे हैं तो 5 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5 साल मान लीजिए, साले साले इंटरेस्ट मिल रहा है, T1 T2 T3 T4 T5, T1 से T5 तक 5 साल में, प्रत्येक साल में आपको साल में एक बार या 2 बार करके इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसको प्रेजेंट वैल्यू से डिस्काउंट कीजिएगा, और 5 साल बाद आपका प्रिंसिपल वाला पैसा मिलेगा, उसको भी आप क्या कीजिएगा, प्रेजेंट वैल्यू में। तो वैसे करके वैल्यू निकालते थे ना, ठीक है, डिस्काउंटिंग करके। तो वो जो वैल्यू आता था उसमें दो पार्ट था, एक तो था प्रिंसिपल को आप प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किए, जो 5 साल बाद आपको रिडीम होगा बॉन्ड या डिवेंचर तो मिलेगा, उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किए, तो वो हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को प्रेजेंट वैल्यू में जो किए वो, और एक हो गया इंटरेस्ट, जो T1 T2 से T5 तक मिलेगा, उस सब को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके, उस दोनों को प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट करके जोड़ देते थे। वो क्या होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, वो भी वैल्यूएशन जो भी बॉन्ड है उसका प्रेजेंट वैल्यू या जो भी। तो मैं बोलने का क्या कोशिश कर, स्ट्रिप्ट मने क्या, दोनों का मने ये है, उसमें एक प्रिंसिपल कंपोनेंट है, एक तो क्या है, इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है, इस पे अभी आएंगे। तो सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है भाई, तीन टाइप का, एक तो पीटीसी, पीटीएस
और स्ट्रिप्ट सिक्योरिटीज। ये वाला मेरे को लग रहा है ठीक ठाक है, जो थोड़ा सा दूसरा से थोड़ा समझने लायक है दोनों में, क्या हालांकि आसान है, पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद प्राइसिंग, जो ये जो है एसपीवी जो क्या करेगा, इशू जो करेगा, एसपीवी क्या करेगा भैया, इशू जो करेगा क्या चीज, सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट, ये जो अभी हम लोग बात किए ना, ये पीटीसी पीटीएस या स्ट्रिप्ट सिक्योरिटीज, इसके बारे में, तो उसका प्राइसिंग कैसे होना चाहिए उसके बारे में है। तो एक तो ओरिजिनेटर के एंगल से देखेंगे, उसका व्यू पॉइंट से देखेंगे, और एक तो इन्वेस्टर का व्यू पॉइंट से देखेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टर का व्यू पॉइंट से और ओरिजिनेटर का व्यू पॉइंट से प्राइसिंग के बारे में बात किया। और उसके बाद क्या है, ज़्यादा ही हो गया, मैं तो बोला 5-6 है, 9 तो चला गया, नहीं वो इंट्रोडक्शन वाला सब ले लिया। हकीकत में क्वेश्चन 5-6 ही है, बनने को 9 हो जाए। सिक्योरिटाइजेशन का क्या हाल है इंडिया में, वो चीज़ है, कब आया, इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी है। उसके बाद फीचर्स, फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन में क्या है, इसमें देखिए हम निमोनिक बना दिए, क्यों बनाए उसका बाद में हम रीजन बता रहे हैं, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, आपको हालांकि सब बात पता है, एक दो पॉइंट को थोड़ा समझना है, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, पहले पॉइंट देख लीजिए, फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। पहला क्या है, देखिए आपको सुना सुना लगेगा, फीचर्स, बेनिफिट्स नहीं बोल रहे, फीचर्स बोल रहे। तो क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हो रहा है, इसमें सिक्योरिटाइजेशन से क्या हो रहा है, आप सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं लोन अगेंस्ट, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हो रहा है। बंडलिंग अनबंडलिंग क्या हो गया, जो ऑब्लिगर, जो ओरिजिनेटर है, जो एसबीआई है मेरा वाला एग्जांपल में, ठीक है, वो क्या करता है, जो भी लोन और एडवांसेस को बंडलिंग करता है और फिर अनबंडलिंग होता है। बंडलिंग माने जोड़ना, और अनबंडलिंग माने फिर जब उसको सिक्योरिटीज में बांट देता है एसपीवी, ठीक है, सिक्योरिटी जब तोड़ देता है, वो हो गया। तो बंडलिंग अनबंडलिंग एक फीचर हो गया, फीचर हो गया। एक तो फीचर क्या है, क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दूसरा क्या हो गया, बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। उसके बाद टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इस पे आते हैं, ठीक है, टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इससे आप रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, उसका ये टूल है। हम एक बार आईसीए स्टडी मटेरियल से भी रीड करेंगे। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस आते हैं बाद में, एक है ट्रेंसिंग और एक है होमोजिनिटी, ठीक है, इस बात करेंगे। ट्रेंसिंग और एक, अच्छा इस दोनों को भी साथ में ही कर लेते हैं ना एक बार। तो ट्रेंसिंग और होमोजिनिटी, ठीक है। यानी कि इसका पहले तो एक बार देख लीजिए इसका मेमोरी टेक्निक क्या बनाया। फेसबुक से मेरा मन है सोशल मीडिया, जितना भी सोशल साइट्स वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, ठीक है, फेसबुक व्हाट्सएप, तो जो भी सोशल साइट्स वगैरह है, सब एग्जाम से बोलता है भाई दूर रह दूर रह दूर रह, एग्जाम टाइम में दूर रहना भी चाहिए जितना हद तक हो सके। तो मैं इसका मेमोरी टेक्निक क्या बना दिया, क्यों बनाया उसको बाद में बोल देंगे, ठीक है। मैं बोला एफ बी से तो है रिस्क, ठीक है, क्या मैंने फेसबुक, वो भी तो है ना सोशल वाला, ठीक है। तो सोशल साइट्स या जो भी है, तो फेसबुक से, एफ बी से तो है रिस्क, एफ बी से तो है रिस्क, एफ से क्या है, देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, गौर से देखिएगा तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बी से क्या है, बंडलिंग एंड अनबंडलिंग, देखिए बी के नीचे में मार्क किया हुआ है, तो बंडलिंग और अनबंडलिंग। उसके बाद क्या है, एस से क्या है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, एस से क्या है, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस। टी से क्या है, ट्रेंचिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, एच से क्या है, होमोजेनिटी। उसके बाद आर से क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। तो फेसबुक से तो है रिस्क, ये याद रखिए, तो आपको क्या याद रहेगा, फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। इसमें कुछ कुछ चीज को अभी हम और समझाएंगे, ठीक है, एक बार रफली रीड कर दिया तो इतना है, इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो हम अभी जाएंगे इस पे, तो पूरा बात आपको जो भी है थोड़ा मोड़ा और अभी बात करेंगे, 15-20 मिनट और लगेगा, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। टोटल 9 क्वेश्चन बन गया, हालांकि 9 नहीं है, 6-7 है या 5-6 है,
होता है ना, एक को दो बना दिया है, वैसे। तो इंट्रोडक्शन वाला में देखिए क्या लिखा हुआ है। हम इसके बाद आईसीएस स्टडी मटेरियल से भी एक बार देख लेंगे रफली, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ऑलमोस्ट 1 घंटा से तो ज़्यादा ही हो गया, पता नहीं 1.25 घंटा 1.5 घंटा हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखिए बहुत छोटा में लिखा हुआ है, जो मान लीजिए कोई कंपनी या फर्म है, वो लैंड कर रहा है या सेंड कर रहा है मनी, या क्रेडिट सेल कर रहा है, और उसका बैलेंस शीट में बहुत सारा रिसीवेबल है, डेटर पड़ा हुआ है, और उसको ही क्या हो गया, लिक्विडिटी का क्रंच, तो क्या करेगा, लोन ले लेगा, इक्विटी इशू कर देगा, वगैरह वगैरह, तो मैं बोल ही दिया पूरा। तो उसका दूसरा एक तरीका क्या है, दूसरा एक तरीका क्या है, जो लोन भी ना ले और नया इक्विटी वगैरह भी इशू नहीं करे, और लोन्स एंड एडवांसेस को ट्रांसफर करके एसपीवी के थ्रू, उसके थ्रू पैसा ले आए। ठीक है, इससे क्या होता है, अभी बेनिफिट्स वाला चीज नहीं पढ़े थे, उसको एक बार देख लेते हैं, पहले इसको एक बार कर लेते हैं, उसके बाद ये समझ में आया। इंट्रोडक्शन सिक्योरिटाइजेशन में क्या लिखा हुआ है, 2-3 पॉइंट लिखा हुआ है, समझ लीजिए। आईसीए का ही पूरा बात लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। क्या बोला, प्रोसेस है रीबंडलिंग ऑफ इलिक्विड एसेट्स इनटू मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अगर आपको बात समझ में आ गया मेरा, तो क्या किए थे, रीबंडल किए थे या रीपैकेजिंग किए थे। सिक्योरिटाइजेशन में क्या किए, रीबंडल किए। जो बंडल था ना, लोन दे के रखा है बैंक, एसबीआई लोन दे करके रखा है मेरा वाला एग्जांपल में, तो उसको फिर से रीबंडल किया या रीपैक किया, और जो मेरे लिए इलिक्विड था, लगभग लगभग लोन एंड एडवांसेस क्या था, अरे 20 साल में मिलेगा, ठीक है क्या, 10 साल में मिलेगा, 5 साल में मिलेगा, तो इलिक्विड एसेट्स को मैं क्या चीज में कन्वर्ट कर लिया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर लिया, रिबंडल कर दिया। ठीक है, मैंने सीधा बात समझिए, इलिक्विड एसेट से क्या बन रहा है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज बन रहा है, जिसको आप यूं पैसा जिससे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा लाइन में क्या बोला, इलिक्विड एसेट्स का माने क्या, ऑटोमोबाइल लोन, क्रेडिट कार्ड्स दे के रखे हैं, उस मैंने बांट के रखे हैं, रेसिडेंशियल मॉर्टगेज वगैरह, या दूसरा कोई भी फॉर्म ऑफ रिसीवेबल्स। ठीक है क्या, माने ये लिक्विड एसेट्स को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में जो रिबंडलिंग हो रहा था, रीपैकेजिंग हो रहा था, वही तो है सिक्योरिटाइजेशन। वही करने का, जो लिक्विड एसेट्स को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में रीपैकेजिंग रीबैंडलिंग का प्रोसेस को ही क्या बोल रहे हैं आप, सिक्योरिटाइजेशन। तो ये इलिक्विड एसेट्स क्या है, जो ऑटोमोबाइल लोन देके रखा, ठीक है, कोई कार लिया है, कोई ट्रक लिया है, कोई मोटर कुछ भी लिया है, ठीक है, कोई क्रेडिट कार्ड लेकर के रखा है, कोई होम लोन लेके रखा है, तो ये सब जो था, ये बैंक के एंगल से समझिए, ये इलिक्विड एसेट्स था बैंक के लिए। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो इसमें जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा हुआ पूरा आईसीआई का ही से कॉपी पेस्ट है, कॉमा पुण्य विराम अलग नहीं है। तो बोला जो प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन है, उसमें टिपिकली होता क्या है, हम लोग वही देखिए आगे पढ़े होंगे, ये वही है, द क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स फ्रॉम द इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स। जो इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स था, जो बैंक के हिसाब से समझिए, बैंक कौन है, ओरिजिनेटर, वही है ना, ओरिजिनेटर। तो बैंक के हिसाब से समझिए, मेरा वाला एग्जांपल में वो क्या कर रहा है, जो उसके पास इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स था, उसका पूल ऑफ एसेट्स क्रिएट करके क्या कर रहा है, समझ में आया क्या, तो क्रिएट कर रहा है पूल ऑफ एसेट्स। ये बोला प्रोसेस है जिसमें क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ एसेट्स होता है लिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स से, जो मार्केटेबल हो जाए। ठीक है क्या, जो बाद में उसके अगेंस्ट, भाई इसीलिए तो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, सिक्योरिटीज इशू करके मार्केटेबल हो गया ना वो, समझ में आया, उसको मार्केटेबल बना लिए, उससे पैसा ले आए, वो चीज़ है। ठीक है, तो ये 2-3 लाइन में सिक्योरिटाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है, ऊपर में इंट्रोडक्शन था। उसके बाद बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, बेनिफिट्स ध्यान से समझिएगा, आसान है हालांकि। सबसे पहला बात, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। ठीक है, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग क्या होता है, मैं यहीं पे लिख के समझा देता हूँ। ठीक है, समझिए, ये है बैंक का बैलेंस शीट, ये है बैंक का बैलेंस शीट। ठीक है,
ओहो, एक सेकंड। क्या बोला? एसबीआई बैंक का बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है। अब समझिए हम इस साइड इक्विटी में या डेब्ट में टच भी किए क्या? नहीं टच किए। आपको अगर बात समझ में आ गया, सांपों मर गया और लाठियों नहीं टूटा वाला बात वही हुआ। ना डेब्ट बढ़ा, मैं इसी पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि ऐसे वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ना डेब्ट इक्विटी रेशियो भी खराब हुआ, इक्विटी भी इशू नहीं की क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्रॉब्लम था, और डेब्ट भी इशू नहीं की, मैंने डेब्ट इक्विटी रेशियो भी गड़बड़ाया नहीं, या इन्वेस्टर रोक नहीं लगाया, रिस्क भी नहीं बढ़ा, मेरा कुछ नहीं हुआ। और पैसा भी आ गया, पैसा का व्यवस्था भी हो गया, रुपया भी आ गया। तो ऑफ बैलेंस शीट, ये इस तरफ से जो आप पैसा लेते हैं, ध्यान से समझिए, इस तरफ से जो आप पैसा लेते हैं तो उसको बोलते हैं ऑन बैलेंस शीट। जनरली फाइनेंसिंग तो ऐसे ही होता है, लेफ्ट हैंड साइड में पैसा सोर्स है, इधर से पैसा लेते हैं। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग माने इस साइड से फाइनेंस हो गया, इधर से फाइनेंस हो गया। समझ पा रहे क्या? इधर से फाइनेंस हो गया। तो इधर से जो फाइनेंस हो गया इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। माने इक्विटी पोर्शन भी नहीं बना भैया, अगर लोन लीजिएगा या इक्विटी इश्यू कीजिएगा, अगर आप समझिए 10 करोड़ है, तेरी का एक सेकंड, ये 10 करोड़ है और इधर भी 10 करोड़ है, ध्यान से समझिए। अगर आप लोन लीजिए या इक्विटी इशू कीजिएगा तो इधर क्या होगा? इधर बढ़ेगा राइट हैंड साइड, माने एसेट साइड बढ़ेगा, लेकिन लाइबिलिटी साइड भी तो बढ़ जाएगा। वो नहीं हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, क्या हो गया? लोन और एडवांस के जगह पे क्या हो गया? आपका कैश आ गया, कैश और कैश इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग। मेरा अगर देहाती भाषा में आप समझ लीजिए तो सांपों मर गया और लाठियों नहीं टूटा। तो फायदा क्या है बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन में? ओरिजिनेटर, मेरा वाला एग्जांपल में एसबीआई के हिसाब से, ओरिजिनेटर के हिसाब से फायदा नंबर 1 क्या है? फायदा नंबर 1 है ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, ठीक है क्या? लोन भी नहीं लिए और पैसा का बंदोबस्त भी हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है? हेल्प्स इन इम्प्रूव फाइनेंशियल रेशियो। ये क्या होता है? ठीक है, मतलब आपका फाइनेंशियल रेशियो जो है इससे इंप्रूव हो जाएगा, मैंने बैंक के हिसाब से बोल रहा हूं। ये क्या होता है समझिए, यहाँ पे लिख के इसको फिर इरेज कर देंगे, ठीक है। समझिए, यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस है, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस है, मान लीजिए 3 करोड़, कुछ भी है एक। एसबीआई का बैलेंस शीट में क्या है? लोन्स एंड एडवांसेस है 3 करोड़, और कहीं ना कहीं हम लोग एक, हालांकि एसएफएम में भी है, एक रेशियो निकालते हैं कैपिटल बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। ये लोग हम लोग देखते हैं, जो मान लो अगर 9 करोड़ कैपिटल है तो इसमें रिस्क वेटेड एसेट्स कितना है? ठीक है, मान लीजिए 4.5 करोड़ था, ध्यान से समझिएगा। तो रिस्क वेटेड एसेट्स का कितना गुना कैपिटल है? रिस्की माने कैपिटल में से रिस्क वेटेड एसेट्स कितना है, रिस्की एसेट्स में रिस्क वेटेड एसेट्स में कितना है, ठीक है। तो लोन्स एंड एडवांसेस जो होगा इसमें होगा, रिस्क वेटेड एसेट्स में लोन्स एंड एडवांसेस होगा। और मान लीजिए 3 करोड़ का लोन एंड एडवांसेस था, वो क्या हो गया? अब तो कैश बन गया, तो अब तो उसमें रिस्क है ही नहीं, कैश में क्या रिस्क है? तो वो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए। 9 करोड़ तो कैपिटल रहा और 3 करोड़ यहां से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि लोन और एडवांसेस क्या चीज में, उसकी जगह में वो तो खत्म हो जाएगा ना बैलेंस शीट से। एसबीआई का बैलेंस शीट से लोन और एडवांसेस वो तो ट्रांसफर कर दिया एसपीवी को, तो एसपीवी का लोन एंड एडवांसेस हो जाएगा। उसका जगह पे एसबीआई का बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा? ये जो देख रहे हैं लोन, इसके जगह पे कैश आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा,
और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 3 करोड़ मान लीजिए कैश आ जाएगा सुविधा के लिए। तो इससे क्या होगा, जो रिस्क वेटेड एसेट्स में 3 करोड़ था, लोन्स एंड एडवांसेस में भी तो रिस्क है ना, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं कम हो जाएगा 3 से। तो ये जो है पहले 2 था, 4.5 9 करोड़ और 4.5 करोड़ 2 था, माने रिस्क वेटेड एसेट्स का कैपिटल कितना गुना है, 2 गुना है। लेकिन अब क्या हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। पहले ये कितना टाइम्स था, 2 टाइम्स था, और अभी कितना टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम। तो बढ़िया हो गया ना, जितना गुना होगा, जैसे कोई कवरेज रेशियो होता है, आप लोग तो ज़्यादा पढ़े होंगे, ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो देखते हैं इंटरेस्ट को कितना गुना कवर कर रहा है उससे पहले का अर्निंग, वैसे ही रिस्की एसेट्स को कैपिटल कितना गुना कवर कर रहा है। तो जब ये सिक्योरिटाइजेशन नहीं हुआ था, तब मान लीजिए कैपिटल था 9 करोड़ और रिस्क वेटेड एसेट 4.5 करोड़ था। तो मैंने ये रेशियो कितना था, ये रेशियो था कवर कितना टाइम कर रहा था, कैपिटल जो है कितना गुना कवर कर रहा था रिस्क वेटेड एसेट्स को, 2 गुना कवर कर रहा था, ठीक है क्या। और जब लोन्स एंड एडवांसेस को सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू उससे पैसा ले आया, उसके थ्रू माने सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस के थ्रू लोन्स एंड एडवांसेस मान लीजिए खत्म हो गया, खत्म नहीं होगा, आधा भी हो सकता है, लेकिन मान लीजिए 2 मिनट के लिए पूरा खत्म हो गया, ठीक है। तो उसका जगह पे लोन्स एंड एडवांसेस एसबीआई का बैलेंस शीट से चला जाएगा और कैश आ जाएगा। तो रिस्क वेटेड एसेट 4.5 से, माने पहले उसमें लोन्स एंड एडवांसेस था, रिस्क वेटेड एसेट्स में वो कम हो जाएगा ना। तो वो जब ही कम होगा तो क्या होगा, रिस्क वेटेड एसेट्स आपका घटेगा। और डिनोमिनेटर को अगर आप घटा रहे हैं और ऊपर वाला को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं तो बढ़ जाएगा ना रेशियो। तो ये कितना हो गया, 6। देख लीजिएगा, मैं रफली जो समझाने का कोशिश की, आपको बात समझ में आ गया होगा। यानी कि ये कवरेज रेशियो रिस्की एसेट्स को कैपिटल कितना गुना कवर करता है, ये बढ़ जाएगा। कम जब ये होगा ना रिस्क वेटेड एसेट्स और कैपिटल इंटैक्ट रह गया, नहीं चेंज हुआ, तो क्या होगा, कवरेज रेशियो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो फायदा हो गया ना आपका। फाइनेंशियल रेशियो क्या हो गया, एसएफए में तो इसमें तो सवाल भी है ना, क्या बोलते हैं आपका, मर्जर एंड एक्विजिशन में यही वाला का, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम लोग, बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन में थे, अभी ओरिजिनेटर के व्यू पॉइंट से बात कर रहे। तो पहला बात क्या हो गया, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, सांपों मारा लाठियों नहीं टूटा, ठीक है क्या, डेप्ट वगैरह भी नहीं बढ़ा, इवन की इक्विटी भी नहीं इशू करना पड़ा, और पैसा भी आ गया। जनरली आपको पैसा का अरेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग एक फायदा हुआ। दूसरा क्या हो गया, फाइनेंशियल रेशियो जो है ओरिजिनेटर का, बैंक का, मेरा वाला या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है, रिस्क और माने कैपिटल और रिस्क एसेट्स वाला का, ठीक है। उसके बाद बोरोइंग कॉस्ट, क्यों, एक तीसरा क्या बोला, आपका बोरोइंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एक ये बोला क्यों हो जाएगा, ये भी एक मुद्दा का बात है, ठीक है। उसके बाद ये बोला, ये चीज को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल दिए थे, ठीक है। हालांकि एक और बात समझ लीजिए, मैं कनेक्ट किया था, अगर आपको बात समझ में आया तो, ये वाला बात किया था ना, टाटा मोटर्स वाला। टाटा मोटर के पास में पैसा है, वो चाहता है जो हम ही लोन पे दे दे कोई कस्टमर को कार, हम ही ईएमआई लेंगे, नहीं करेगा। वो टाटा फाइनेंस से या कोई और फाइनेंसर से आपको फाइनेंस करवाएगा, फाइनेंस में देगा, लेकिन फाइनेंस वो नहीं करेगा, कोई और फाइनेंस करेगा, उसका ग्रुप का या कोई अदर ग्रुप का हो। क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक रीजन था, मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस। अब जो आदमी का जो काम है उसी पे फोकस अगर करेगा तो और स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। बैंक अगर है एसबीआई बैंक, वो अगर बैंक वाला काम करेगा ना तो और स्पेशलाइज हो जाएगा, और वो इम्प्रूव कर जाएगा, और उसका फोकस बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं क्या। इसीलिए टाटा मोटर वो ना फाइनेंस करके अपना ग्रुप वाला या किसी और से फाइनेंस करवाएगा, इवन क्यों देना चाहता है तब भी। आप ऐसे ही समझ लीजिए, अगर बैंक है, मान लीजिए एक एक बैंक, वैसे ही 1 मिनट में बोल दे रहा हूँ, एक एक बैंक जो है, जितना जगह आप देख रहे हैं, जितना भी ब्रांचेज है, कोई भी बैंक का ले लीजिए, वो जितना रेंट पे करता है, चाहे वो एटीएम वाला
जो भी जगह रहता है प्लेस का, या जितना भी ब्रांचेज है, मैक्सिमम 99% लगभग लगभग जगह पे उसका किराए पे रहता है, आप गौर कीजिएगा। और जितना का वो किराया देता है उतना में तो वो लोन ही फाइनेंस करके कर लेगा। धर लीजिए हमको घर भाड़ा पे हम ले सकते हैं, अपना भी ले सकते हैं, तो भाड़ा में क्या देते हैं, रेंट। और अगर मैं घर खरीद लिया, पैसा नहीं था, थोड़ा मोड़ा डाउन पेमेंट करके, तो मैं ईएमआई दूंगा बैंक को, यही होता है ना। तो बैंक तो दुनिया को ही पैसा देता है लोन पे खरीदने के लिए। अब बैंक को पता भी है 10 साल 15 साल 20 साल हमको इसमें ब्रांच तो तुरंत तुरंत बदलेगा नहीं, टाइम लगता है अगर बदलता भी है तो वो तो 10 साल 15 साल 20 साल का लोन अपना ही बैंक से इशू करके बिल्डिंग खरीद लेगा या वो पहले जगह खरीद लेगा। नहीं करता है, कर सकता है, बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगा, लेकिन एक दिन बैंक के पास में क्या होगा, ध्यान से समझिए। एक दिन बैंक के पास में इतना सारा बिल्डिंग हो जाएगा, इतना घर हो जाएगा, इतना दुकान हो जाएगा, माने जो भी है, ऑफिस हो जाएगा, जो कभी उसको यही नहीं पता चलेगा वो बैंकिंग बिजनेस कर रहा है कि एसेट सब हो गया, अब उसको बेचना पड़ेगा, बहुत सारा झमेला, बहुत सारा बात हो जाएगा, माने फोकस उसका हटेगा। मैं बोलने का ये कोशिश कर रहा हूँ, बैंक करता नहीं है, कोई भी बैंक देखिएगा भाड़ा पे ही चलता है, चाहे तो 10-20 साल में तो उसका हो जाए, और दुनिया को पैसा देता है, अपने आप पे भी भरोसा क्यों नहीं रहेगा लेकिन नहीं करता है, फोकस का बात होता है। उसको बैंकिंग बिजनेस पे ध्यान देना है, ना कि रेंट बचाना है, रेंट जाने दो ना, वो चीज है। तो मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस, ये सिक्योरिटाइजेशन का काम जो है, माने ये भी तो कर सकता है, माने जो भी ये ट्रस्ट के थ्रू जो करता है ना, इससे क्या होगा, ये अपना बैंकिंग बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर पाएगा, स्पेशलाइज और हो जाएगा, ठीक है। और बोरोइंग कॉस्ट भी रिड्यूस होगा, इस पे भी आते हैं, ठीक है। ये चार बात बोला किस पे, ओरिजिनेटर के एंगल से, ठीक है। ओरिजिनेटर के एंगल से क्या क्या बोला, ठीक है। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, उसके बाद बोला फाइनेंशियल रेशियो इंप्रूव हो जाएगा, उसमें हेल्प करता है, बोरोइंग कॉस्ट भी रिड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपका लोन ले लीजिएगा, ऐसे नहीं सिक्योरिटाइजेशन से नहीं जाइएगा, आप ऐसे भी समझ लीजिए, अगर आप किससे नहीं जा रहे सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू, तो लोन लीजिएगा, एफपीओ ला नहीं सकते मान लीजिए स्टेट कंपनी, तो लोन लीजिएगा, डेप्ट इक्विटी रेशियो खराब होगा, तो बाद में आपको लोन महंगा मिलेगा। अभी 5% पे मिल रहा था, बाद में भी 5% मिलेगा नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो खराब हुआ तो आपको लोन महंगा मिलेगा। लेकिन इससे यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, हम उस पर आते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट है, ये चार बात बोला, और स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस। इधर इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से समझिए, इन्वेस्टर कौन है, जो एसपीवी से स्पेशल पर्पस व्हीकल से क्या किया है, ठीक है, क्या सिक्योरिटीज खरीदा है, इन्वेस्टर तो वही है ना। तो इसमें देखिए तीन ठो बात बोला, हालांकि मैं एक चीज बोला था नहीं बोला, ठीक है, आते हैं। तो क्या बोला, ध्यान से समझिएगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क बोला, सब पे आते हैं धीरे धीरे। मेन बात क्या है ना, इसको ठीक से समझाने लगूं या ठीक से बात करने लगूं ना, तो ये 4-5 घंटा का हो जाएगा, क्योंकि एक मुद्दा को कहीं से कनेक्ट करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क आप लोग वो देखे होंगे, कोई पूछा, जो ऐश्वर्या राय को वैसे ही कनेक्ट करने के लिए छोटा सा एग्जांपल बोल दे रहा हूँ, ठीक है, मजाक का ही जैसा है। बोला ऐश्वर्या राय के बारे में, जब शादी हुआ था उसका अभिषेक बच्चन के साथ, तभी का बात है, ठीक है। क्या बोला, जो भाई ऐश्वर्या कैसा बहू है या कैसा है वगैरह वगैरह, तो कोई चुटकुला के ही अंदाज में बोला था, कोई लाफ्टर चैलेंज में बोला, बोला भाई एक आदमी का पसंद गलत हो सकता है, दो आदमी का पसंद गलत हो सकता है, तीन तीन आदमी का पसंद थोड़ी ना गलत होगा बात समझ रहे क्या। मैंने पहले विवेक ओबराय से प्यार मोहब्बत था या जो भी फ्रेंडशिप था, उसके बाद सलमान खान, दो हो गया, और तीसरा पसंद कौन किया, जो भी है अभिषेक बच्चन। तो क्या बोला, एक आदमी का पसंद, अदरवाइज नहीं लीजिएगा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक आदमी का पसंद वो विवेक ओबराय, दूसरा सलमान खान, तीसरा कौन पसंद किया है, एक ही लड़की को, वो अभिषेक बच्चन, तो कैसे खराब हो सकता है। वही चीज है डाइवर्सिफिकेशन, इस वाला में अभी समझ में आ जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क कैसे, अभी ये सब जो बात करूंगा मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ ये वाला एग्जांपल को। पहला पॉइंट क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट, और तीसरा क्या है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। आते हैं वो वाला एग्जांपल पे फिर से, समझिए रिस्क कैसे डाइवर्सिफाई होता है।
अगर मान लीजिए आप इन्वेस्टर हैं और एसपीवी का आप सिक्योरिटीज खरीदे हैं, जैसे आप किसी को पैसा दीजिएगा, आप 1 लाख रुपया कोई दोस्त को दिए या किसी को भी दिए तो रिस्क है। एक आदमी को आप लोन दिए या पैसा धार दिए तो क्या होगा, रिस्क है। नहीं दिया या किसी भी कारणवश नहीं आया तो आपका गया। लेकिन यहाँ पे जो आप पैसा लगा रहे हैं, एसपीवी का जो सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं आप, उसमें क्या है, वो जो है उसका पैसा जो गया है ना, मान लीजिए हजारों बोरोवर है, जो ऑब्लिगर है, जो लोग बैंक से लोन लिया, ठीक है क्या, वो तो हजारों आदमी है। एक आदमी ना डिफॉल्ट कर देगा, 2 आदमी ना डिफॉल्ट कर देगा, 3 आदमी ना डिफॉल्ट कर देगा, सब डिफॉल्ट कर देगा क्या? सीधा पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट जैसे होता है, ठीक है क्या। आपका जितना पैसा है एक कंपनी में तो नहीं लगाते, 10 कंपनी में लगाते, वो भी बहुत चीज सोच के। सीधा ऐसा नहीं है 10 कंपनी में लगा दिए, वो भी नहीं है, बहुत सारा बात है, हम उस पर जाना नहीं चाहते अभी, ठीक है क्या। तो अगर मान लीजिए हजारों आदमी को आप दे के रखे, आप समझिए आपका पैसा जो लगा है, आप जो एसपीबी के थ्रू सिक्योरिटीज खरीदे, आपका पैसा जो लगा है, 1,000 लगा है, 1 लाख लगा है, 50,000 लगा है, वो एक आदमी को नहीं मिला है, वो सैकड़ों, हजारों, 10,000, लाखों आदमी को मिला है। मान लीजिए अगर ऐसा है तो अगर डिफॉल्ट भी होता है तो दिक्कत नहीं है, पूरा नहीं डूबेगा, 1-2% जाएगा। तो रिस्क क्या हो गया, डाइवर्सिफाई हो गया। एक आदमी को आप पैसा नहीं दिए, वहां पे हजारों आदमी है, तो रिस्क क्या हो गया आपका, रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया। जैसे आप एक से ज्यादा सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं, मान लीजिए 20 कंपनी का आपका पोर्टफोलियो है, एक कंपनी कोई बर्बाद ही हो गया तो आपका पूंजी, आपका पैसा तो नहीं डूबेगा ना, 10%, 5% ही डूबेगा रफली। ये चीज है रिस्क को डाइवर्सिफाई करना। तो आप बहुत आदमी को, आपका पैसा जो जा रहा है अल्टीमेटली, जितना लोग लोन लिया हुआ है एसबीआई से, उस सबके पास में जा रहा है, तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया, ठीक है क्या, कम रिस्क हो गया वो। उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट अगर होगा तो प्रोटेक्शन कैसे है, अगर मान लीजिए कोई गारंटर टाइप का है तो भी आपका रिस्क से बच गए, आप डिफॉल्ट से प्रोटेक्ट हो गए। या रिकोर्स बेसिस या नॉन रिकोर्स बेसिस में एग्रीमेंट हुआ, यानी कि जो इन्वेस्टर है, ठीक है क्या, तो इन्वेस्टर अगर मान लीजिए सिक्योरिटीज खरीदा है तो एसपीवी के बीच में और ओरिजिनेटर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ वो कैसा है, रिकोर्स बेसिस में है कि नॉन रिकोर्स बेसिस में है। रिकोर्स का माने हो गया वो जिम्मेवारी ले रहा है, बैड डेट होगा तो कौन देखेगा वो। अगर रिकोर्स बेसिस में एग्रीमेंट हुआ, ध्यान से समझिएगा, ओरिजिनेटर और एसपीवी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो रिकोर्स बेसिस में अगर हुआ है, तो अगर बैड डेट होगा तो कौन समझेगा, समझे हैं, एसबीआई। यानी कि इन्वेस्टर का पैसा नहीं जाएगा। पैसा अगर जो लोग लोन लेके रखा, ठीक है क्या, जो लोग लोन लेके रखा वो लोग अगर डिफॉल्ट कर देगा और रिकोर्स बेसिस में अगर एग्रीमेंट हुआ है, ध्यान से समझिए, 2-3 बात बोल रहा हूं इसीलिए। मान लीजिए एसबीआई से जो लोन लिया वो लोग डिफॉल्ट कर गया, तो वही तो लोन ट्रांसफर किया है एसपीवी को, तो एसपीवी का पैसा गया, एसपीवी का गया माने इन्वेस्टर का गया। आप समझ रहे हैं क्या? तो नहीं जाएगा अगर रिकोर्स बेसिस में हुआ होगा तो। रिकोर्स बेसिस में अगर एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तो अगर बैड डेट का लॉस होगा तो कौन बियर करेगा, तो बैंक बियर करेगा। तो बैंक का ना गया, एसबीआई का ना गया, एसपीवी का नहीं गया, एसपीवी का नहीं गया माने इन्वेस्टर का नहीं गया। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट में क्या हो गया, अगर कोई गारंटर है तो वो, अब वो गारंटर कोई और थर्ड पार्टी है या बैंक है बोले तो ओरिजिनेटर है, तो इन्वेस्टर के लिए क्या हो गया, लॉस होगा नहीं, अगर होगा भी तो बच जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई गारंटर है, चाहे थर्ड पार्टी है चाहे ओरिजिनेटर है, ठीक है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, एक आदमी बुरा देगा ना, 2 आदमी ना बुरा देगा, 3 आदमी ना बुरा देगा, सब बुरा देगा, वही वाला था पसंद वाला, हालांकि दूसरा सेंस में है, समझने के वाले के लिए सारा काफी है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, पहला बात समझिए, अगर बैंक ही किसी को लोन देता है तो ऐसे थोड़ी ना दे देता है, यूं ही थोड़ी ना दे देता है, ऐसे नहीं देता है बैंक लोन, तरीका है ना उसका, बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारा सिस्टम है, बहुत सारा लॉ है, आरबीआई है, एसबीआई का अपना एक्ट है मान लीजिए, तो बहुत सारा चीज को देखना पड़ता है तब जाके लोन देता है। एक वो बात हो गया।
तो एक तो वो बात हो गई, जो बैंक अगर किसी को लोन दे रहा है तो सोच समझ के दे रहा होगा। उसके बाद भी हम जब पैसा लगा रहे हैं, या एसपीवी जब मान लीजिए ले रहा है, या इन्वेस्टर जो ले रहा है लोन्स को, तो उसका भी तो क्रेडिट रेटिंग करवा के ले रहा है। आप समझ रहे हैं क्या? तो वैसे ही बहुत रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, और बहुत सारा देख करके लेके आए। आप समझिए ना, आपका कोई पड़ोसी को बोले आप भाई फल लेके आना, 2 किलो लेके आए, 1 किलो अपने लिए, 1 किलो आपके लिए ला दिया। तो 2 किलो जो आपका पड़ोसी लेके आया होगा फल, कोई मान लीजिए सेब लेके आया, तो वो तो पहले ही देख के अच्छा अच्छा लेके आया होगा, और आप लिए बोला आधा इसमें से ले लो, ठीक है, तो आप उसमें से और बढ़िया से क्या कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया देख के ले रहे हैं। तो आप समझने का कोशिश कीजिए, मैं जो बताने का कोशिश कर रहा हूँ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। जो एसबीआई अगर लोन दिया होगा, ओरिजिनेटर लोन दिया होगा, तो बहुत सोच समझ के दिया होगा, बहुत चीज देख के दिया होगा, और उसमें भी अगर कुछ दिक्कत है तो उसको तो हम छांट के फिर ले रहे हैं ना, क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से ले रहे हैं ना, वगैरह वगैरह। तो ये सब बेनिफिट है सिक्योरिटाइजेशन से। अगर इन्वेस्टर का व्यू पॉइंट से देखिएगा, 3 ठो बोला, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट, रिकोर्स बेसिस वाला में बोले अगर हुआ है, या गारंटर वाला, और तीसरा क्या बोले, रेगुलेटरी। और वैसे ही एसबीआई दिया होगा लोन, ओरिजिनेटर दिया होगा लोन, तो बहुत सोच समझ के लॉ को देखते हुए, रेगुलेटर सबको देखते हुए, आरबीआई का जो रेगुलेशन बहुत सारा देख करके, और फिर हम जो ले रहे हैं उसमें से भी देख के ले रहे हैं, वो चीज़ है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गया होगा। हम क्या क्या बात किए, इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए, फिर क्या चीज़ के बारे में बात की, सिक्योरिटाइजेशन के बारे में बात की। एक बार रीड कर लीजिएगा इसे, वैसे ही बहुत लंबा हो गया वीडियो। ठीक है, अब आपको प्रोसेस शुरू वाला आधा पौन घंटा अगर समझे है ना, तो दिक्कत नहीं आएगा। बेनिफिट्स ओरिजिनेटर के व्यू पॉइंट से चार्ट था, और बैलेंसिंग रेशियो इंप्रूव हो जाएगा, बोरोइंग कॉस्ट ये होगा, मोर स्पेशलाइजेशन इन मेन बिजनेस होगा, इधर हो गया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ये इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से था, इसी दोनों के व्यू पॉइंट से था। क्योंकि है कौन, समझिए, पहले कौन फंसा हुआ था। अगर ये सिक्योरिटाइजेशन का बेनिफिट देखना है, देखिए जो पैसा लिया उसका थोड़ी ना टेंशन है, उसका टेंशन नहीं है। पैसा लिया तो जो दिया है उसका टेंशन है। तो पहले ओरिजिनेटर का टेंशन था, अब वो अल्टीमेटली किसका टेंशन हो गया है, ओरिजिनेटर तो अपना फंदा इन्वेस्टर के गला में डाल दिया है। तो हकीकत में दो ही बंदा का गला में फंदा था, पहले किसका था, ओरिजिनेटर का, जब वो लोन दिया था। भाई लोन वो दिया तो रिस्क उसका है, टेंशन उसका है। बाद में ये अपना टेंशन इन्वेस्टर पे शिफ्ट कर दिया, मान लीजिए उसको दे दिया अपना टेंशन। तो इस सब को क्या फायदा है, इस सब को फायदा होगा तभी तो, ओरिजिनेटर को भी फायदा होगा, सिक्योरिटाइज तभी तो करेगा, कोई सिक्योरिटाइजेशन के लिए क्यों जा रहा है, कुछ फायदा होगा। तो ओरिजिनेटर का भी फायदा है, इन्वेस्टर का भी फायदा है। तो यही दोनों, इसी दोनों का फायदा क्यों देख रहे हैं, ये बात भी समझने का है। क्योंकि पैसा दिया जिसका है, मैंने पैसा जो दिया है, टेंशन तो उसका है, तो वो उसका अरेंजमेंट में जा रहा है ओरिजिनेटर पहले, तो उसको फायदा होगा तभी तो जाएगा सिक्योरिटाइजेशन में। और कोई पैसा लगाएगा सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस में, सिक्योरिटीज खरीदेगा, तो फायदा होगा तभी तो। ठीक है, ये चीज़ है। पार्टिसिपेंट सब तो नींद में भी आपको याद रहेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी लाइटली नहीं लेना है। मैकेनिज्म प्रोसेस में एडमिनिस्ट्रेशन एक बार पढ़ लीजिएगा 1 लाइन करके, ठीक है। आधा से ज़्यादा 80% हो गया। रिकोर्स टू ओरिजिनेटर वाला इसमें छोड़े थे, रिकोर्स टू ओरिजिनेटर वाला ध्यान दीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटाइजेशन का क्या क्या प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए, अकाउंट टैक्स। अच्छा यही मैंने गया, हाँ ठीक है। उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी, ये भी तो टैक्स ही एक तरह से। तो ये सब प्रॉब्लम था। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन का, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इनएडिक्वेट डेट मार्केट, और इनइफेक्टिव फोरक्लोजर लॉ। इतना आसान नहीं है, किसी को पैसा दिए, भले ही घर कोई गिरवी रख के लोन लिया बैंक से, इतना आसान नहीं होता है रिकवर करना, और इंडिया सपोर्ट नहीं करता है जो पैसा दिया उसको। उसके बाद पीटीसी, पीटीसी वाला में वही है, जो आएगा तो इन्वेस्टर जो पैसा लगाया वो कैसा सिक्योरिटीज खरीदा, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट किया है, ठीक है क्या, जो एसपीवी से सिक्योरिटीज खरीदा वो कैसा टाइप का सिक्योरिटी खरीदा, उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिएगा, 3 टाइप का दिया हुआ है, पीटीसी, पीटीएस और स्ट्रिप्ट सिक्योरिटी। देख लीजिएगा इसे, में एक शुरू में कुछ गलत है, मैंने गलत लिख दिया हुआ है, थ्रू को
कुछ ऐसे ही एक लाइन, एक वर्ड गलती लिखा हुआ है स्टडी मटेरियल में। आंसर सब में ठीक होगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर में ठीक होगा जो भी पास्ट ईयर का होगा। प्राइसिंग वाला देख लीजिएगा, अगर आप बॉन्ड वैल्यूएशन अगर किए हैं या सिक्योरिटी वैल्यूएशन, ये सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट भी वही है, एक एक लाइन देखिएगा, दो दो लाइन हो जाएगा, ठीक है। और ये तो कहानी है, इतिहास कब आया, कौन कंपनी किया, वगैरह वगैरह, ये कॉन्सेप्ट लेके आया सिक्योरिटाइजेशन, कुछ भी नहीं है इसके बाद। अगर ये खाली सिक्योरिटाइजेशन क्या है वो समझ लिए, फीचर्स को लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि बेनिफिट और फीचर में क्लैश ना हो जाए पॉइंट, इसीलिए इसको लास्ट में कर दिया। आईसीआई स्टडी मटेरियल में शुरू में ही दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन के बाद फीचर्स ही दिया हुआ है, हम इसको लास्ट में जान से कर दिए, और इसीलिए इसका मेमोरी ट्रिक टेक्निक भी दे दिए, जो फेसबुक से तो है रिस्क, मैंने सोशल मीडिया से तो है रिस्क, सबका पॉइंट देख लीजिएगा ये किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद डायग्राम बताया था आपको, ओरिजिनेटर, ऑब्लिगर, एसपीवी, इन्वेस्टर, आरपीए, और भी कौन कौन सब होता है वो। उसके बाद ये इंट्रोडक्शन बताया, जो इसका जन्म क्यों हुआ, सबसे शुरू में ही बोले थे ना, कंपनी फर्म में लिक्विडिटी क्रंच आ गया, डेप्ट इक्विटी रेशियो खराब होगा, या स्टेक होल्डर राजी नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा चीज़ को, या रिस्क बढ़ जाएगा जिससे फ्यूचर का बोरोइंग भी इफेक्ट होगा, वगैरह वगैरह, इस सब से उबरने के लिए सिक्योरिटाइजेशन में आया। इसके बाद ये रेशियो बोला था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो था, ठीक है, कैपिटल बटा रिस्क वेटेड एसेट्स वाला बोले था ना, रिस्क वेटेड एसेट्स कम होगा जब सिक्योरिटाइजेशन होगा, तो रिस्क वेटेड एसेट्स घट जाएगा, क्योंकि लोन एंड एडवांस की जगह पे क्या आ गया, कैश आ गया, तो रिस्क वेटेड एसेट्स क्या हो जाएगा, कमेगा, तो कार जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो आपका इम्प्रूव हो जाएगा, कवरेज उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। 4 से 5 नंबर लगभग लगभग 3 अटेम्प्ट में, हर एक 3 अटेम्प्ट में 2 अटेम्प्ट में लगभग लगभग आ जाता है, आप समझ लीजिए, या 5 अटेम्प्ट में समझ लीजिए 4 बार आता है, कभी कभी नहीं आता है, 4 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन लगभग लगभग ये आता है, ठीक है। इसमें जो एक चीज़ हम एक्स्ट्रा बोल दिए, इक्विटी वाला आईसीआई का स्टडी मटेरियल में कहीं नहीं बोला हुआ है, लेकिन जब अभी क्या है ना, बच्चा बहुत समझदार हो गया, उसके मन में एक क्वेरी आएगा, सर डेप्ट, वो 3 इडियट में देखिएगा, वो बोला पेंसिल क्यों नहीं लेके गया, लोग तो समझदार है, तो वही बोला भाई डेप्ट ले लेगा तो एक रेशियो खराब होगा, इक्विटी क्यों नहीं इशू कर लेगा, इतना आसान नहीं होता है, वो चीज़ हम थोड़ा एक्स्ट्रा बोल दिया, इसी का मैट में चर्चा नहीं है, बाकी समझने के लिए तो बोलना पड़ेगा ना, क्वेरी तो आएगा नहीं तो, ठीक है। बाकी देख लीजिए, एक बार पॉइंट देख लीजिएगा, होगा तो मैं ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। हालांकि आईसीआई का स्टडी मटेरियल से कीजिएगा, एक बार रीड कीजिएगा पूरा, मैंने जहन में पूरा, मैंने दिल में बैठ जाएगा पूरा, दिक्कत आना ही नहीं है, एक बार रीड कर लीजिए और अपना नोट बनाइए तो ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। हाँ, ये डायग्राम जो था ना, वो एक बार हो सके तो स्क्रीनशॉट ले करके या ये करके कर लीजिएगा, डायग्राम देख लीजिएगा एक बार, आईसीआई का बुक में भी बनाया हुआ है, ये भी अच्छा है, जहाँ से आपको अच्छा लगे, इसमें सिस्टमेटिक थोड़ा अरेंजमेंट किया हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। आईसीआई वाला से अच्छा है, कभी कभी ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा क्वेश्चन में, मैकेनिज्म या प्रोसेस पूछेगा तो इसीलिए, बाद बाकी का एक बार रीड कीजिएगा और पॉइंट वाला मेन कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसका पॉइंट वाला ही है। हाँ, एक तो जो है, जो कौन सा क्वेश्चन था, सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया, ये पैराग्राफ वाला है, जैसे प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट, ये सब पैराग्राफ वाला है, बाद बाकी का, हाँ, और एक तो ये पीटीसी और पीटीएस और स्ट्रिप्ट सिक्योरिटीज, ये सब क्या है, ये सब थोड़ा पैराग्राफ वाला है, बाद बाकी का मेजर माने मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है, पॉइंट वाला है, तो पॉइंट हो गया, एक दो लाइन जो आपको समझ में आया है या जो याद रहेगा उसका बेसिस में लिख दीजिएगा, हो गया, ठीक है। चलिए यहीं पे रोकते हैं इसको।